नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी के हाथों से चुनाव अब पूरी तरह से निकलता जा रहा है और उसकी तानाशाही मानसिकता खुलकर सामने आ रही है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है कि मोदी ही नेतृत्व करते रहेंगे, और यह बयान अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को दिया है। जी हां, सही सुना आपने, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अमित शाह साहब के शब्द हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी में जाहिर है कि इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आपको बता दूं कि आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मोदी की पोल खोलते हुए कहा कि मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे और मोदी का ही तय किया हुआ नियम है कि बीजेपी नेता 75 के बाद रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। आइए जरा सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या था, सुनिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने 21 दिन दिए हैं, एक एक दिन में 24 घंटे हैं। मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा, पूरे देश भर में घूमूंगा इस तानाशाही को रोकने के लिए। दोस्तों, जितनी मेरे अंदर ताकत है, मेरा सब कुछ कुर्बान है देश के लिए। मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए। मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए। मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाऊंगा। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो सुना आपने। अब सवाल यह है कि जो नियम सब पर लागू होता है वो मोदी पर लागू होगा या नहीं, क्योंकि अमित शाह ने तो कह दिया है कि यह बात संविधान में तो लिखी नहीं है। अमित शाह का यह भी कहना है कि मोदी ही नेतृत्व करते रहेंगे। लेकिन अगर मोदी ही नेतृत्व करते रहेंगे तो फिर क्या तानाशाही की तरफ देश जा रहा है? एक सवाल उठता है। लेकिन पहले सुन लेते हैं अमित शाह कह क्या रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जो बात यहां अरविंद केजरीवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, सुनिए। और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना
तो सुन रहे थे आप, भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मोदी जी ही देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इस बयान से बीजेपी की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का पता चलता है, क्योंकि लोकतंत्र में तो पहले से तय होता ही नहीं है कि कौन पीएम की गद्दी पर बैठेगा, और ऐसा केवल तानाशाही में होता है, आप जानते हैं। और बीजेपी के बयान फिलहाल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बीजेपी के इन इशारों से लोकतंत्र पर कैसा खतरा मंडरा रहा है, इसे अब जनता भी खूब समझ रही है और इंडिया गठबंधन के नेता भी समझ रहे हैं। इसीलिए आज प्रियंका गांधी ने जब महाराष्ट्र में रैली की तो उन्होंने मोदी पर तंज कसा कि मोदी बच्चों की तरह रोते हैं, इंदिरा गांधी की तरह हिम्मत नहीं दिखाते। क्या कहा है प्रियंका गांधी ने, आइए सुन लेते हैं महाराष्ट्र में। मोदी जी का सम्मान खोखला है, सिर्फ बोलने की बातें हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए बातें हैं, कोई वजन नहीं है उनकी बातों में। कहते हैं मैं अकेला लड़ रहा हूं, मैं अकेला लड़ रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप और अकेले कैसे? सारी सत्ता आपके पास है, सारे साधन आपके पास है। आप ही के लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं आप, दुनिया के सारे प्रधानमंत्री, दुनिया के सारे राष्ट्रपति आपके साथ हैं और आप अकेले लड़ रहे हैं। मंच पे आते हैं चुनाव के समय, रोने लगते हैं बच्चे की तरह, कहते हैं कि मुझे गाली दी, कहते हैं कि मुझे गाली दी। अरे हिम्मत करिए मोदी जी, सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत करिए, इंदिरा जी से सीखिए, उस दुर्गा रूपी महिला से सीखिए जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कितनी हिम्मत थी, उनसे सीखिए, देखिए क्या होती है हिम्मत, क्या होती है दृढ़ता, क्या होती है वीरता। लेकिन आप उनसे नहीं सीख सकते, क्योंकि आप उन जैसे शहीद महान महिला को आप देशद्रोही कहते हैं। तो क्या सीखेंगे आप उनसे? तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ प्रियंका गांधी सीधे मोदी को चुनौती दे रही थी, उनसे सीखिए, इंदिरा गांधी की बात कर रही थी, बच्चों की तरह रोते हैं, ये तमाम बातें कर रही थी यहां पर प्रियंका गांधी। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में भाषण देते हैं। आज नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे ओडिशा, और ओडिशा में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके कारण वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल होते हुए नजर आए। क्या बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जरा वो भी सुन लीजिए, सुनिए। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। नवीन बाबू यानी नवीन पटनायक का जिक्र कर रहे हैं। ओडिशा में आप जानते हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और पिछले 5 बार के मुख्यमंत्री, 25 साल पूरा कर चुके हैं, और अभी ओडिशा में विधानसभा का चुनाव भी है। और नवीन पटनायक के ऊपर प्रहार करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनको बिना कागज लिए ओडिशा के जिलों के नाम बताइए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, और उसके अलावा कैपिटल के नाम, जिलों के कैपिटल के नाम बताइए। लोग पूछ रहे हैं कि जिलों के कैपिटल क्या होते हैं, जरा प्रधानमंत्री जी बता दीजिए, आपका ज्ञान तो बहुत ऊपर है। खैर, पिछले सप्ताह से उधर दूसरी तरफ हम चलें, और पिछले सोमवार से रायबरेली और अमेठी में बीजेपी के लिए तूफान खड़ा करने वाली जो प्रियंका गांधी हैं, वो प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र और तेलंगाना में बीजेपी पर बरसती हुई नजर आई। और वहीं उधर अभी आप सुन रहे थे, और वहीं उधर आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी ने बीजेपी को कांग्रेस की ताकत का एहसास करा दिया। वाईएसआर की बेटी आप जानते हैं शर्मिला अब आ चुकी हैं राहुल गांधी की टीम में, यानी कि पूरे अपने दल बल के साथ, अपनी पार्टी के साथ, पार्टी को मर्ज कर दिया था कांग्रेस में चुनाव से पहले। और शर्मिला जो हैं उनके लिए प्रचार करते हुए आज पहुंचे थे राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में। राहुल गांधी ने न केवल वोट मांगे शर्मिला के लिए, बल्कि लोगों से वादा भी मांग लिया। क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। यहां राहुल गांधी ने यह जबरदस्त भीड़ आंध्र प्रदेश में चारों तरफ
आंध्र प्रदेश में भी आप जानते हैं कि वहां भी विधानसभा चुनाव है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां इसी चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा चुनाव की गतिविधियां भी चल रही हैं और कुछ जगहों पे उपचुनाव भी हो रहे हैं। तो ये तमाम चुनावी माहौल में तमाम नेता अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी कभी गड़बड़ी कर देते हैं और वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। लेकिन यहां पर राहुल गांधी को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने हिंदुस्तान की किसी कॉन्स्टिट्युएंसी में वायदा नहीं मांगा है। I have not asked for a promise in any of India's constituency. నేను ఇంతవరకు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క పార్లమెంట్ లో కూడా వాగ్దానం అడగలేదు। बट ये शर्मिला मेरी बहन है और मैं आपसे वायदा मांग रहा हूं। కానీ షర్మిల నా చెల్లెలు మీ అందరితోని వాగ్దానం అడుగుతున్నాను। आंध्र प्रदेश की जनता से, कडपा की जनता से वायदा मांग रहा हूं। ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల నుండి నేను వాగ్దానాన్ని అడుగుతున్నాను। इनको आप लोकसभा में भेजिए। మీరందరూ షర్మిల చెల్లమ్మను లోక్సభకు పంపించండి। ये वायदा आप मुझे करिए, మీరందరూ నాకు ఈ వాగ్దానం చేయాలి। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आंध्र प्रदेश की जनता की आवाज, दिल की आवाज लोकसभा में दिखे। ఎందుకంటే ఆంధ్ర ప్రజల యొక్క ఆలోచన, వాళ్ళ మనసులో ఉన్న ఆలోచన ఢిల్లీ పార్లమెంటులో వినబడాలి। और ये काम ना चंद्रबाबू नायडू ना जगन रेड्डी कर सकते हैं। ఈ పని చంద్రబాబు నాయుడు గారు గాని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయలేరు। शर्मिला को मोदी नहीं दबा सकता। షర్మిల గారిని మోదీ గారు ఏమీ చేయలేరు। कोई सीबीआई, कोई ईडी नहीं चलेगी। ఆమె ముందు ఏ సిబిఐ, ఏ ఈడీ ఏది నడవదు। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे वायदा करें कि हम सब मिलकर शर्मिला को लोकसभा में डालेंगे। కాబట్టి మీరందరూ నాకు వాగ్దానం చేయండి, నా చెల్లెలైన షర్మిల గారిని లోక్సభకు పంపిస్తామని। तो सुन रहे थे आप सीधा सीधा यहां शर्मिला के लिए वोट मांगते हुए और वायदा करवाते हुए यहां साफ दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी की शर्मिला को आप लोकसभा तक पहुंचाइए। तो राहुल और प्रियंका अपनी अपनी तरह से बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और इस बीच आज अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली से ऐलान कर दिया है कि देश भर में बीजेपी के पसीने छूट गए होंगे। अरविंद केजरीवाल अब अगले 20 दिनों तक पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार करने वाले हैं, चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और इस बीच जब वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पहले हनुमान मंदिर गए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की 1 बजे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही थी, जहां से शुरुआत की थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने सबको बीजेपी पर वार करते हुए इन्होंने सबको किनारे लगा दिया, बड़े बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया। और अब अगला नंबर किसका है? मुख्यमंत्रियों का नाम ले रहे थे अरविंद केजरीवाल। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्रियों पर के नाम पर, उसमें भी रमन सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक तमाम नेताओं का नाम ले रहे थे कि इन सबको नरेंद्र मोदी ने किनारे लगा दिया, ठिकाने लगा दिया। तो अब अगली बारी किसकी है, सुनिए। चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो मुझसे लिखवा लो, अगले 2 महीने में, अगर ये चुनाव जीत गए तो अगले 2 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल देंगे, अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है, ये कह रहे थे अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम नेता अपनी अपनी जगह अपने अपने हिसाब से यहां चुनाव प्रचार में आगे बढ़ चुके हैं। और इसीलिए ये विपक्ष की ललकार जो है, और ये कह रहे हैं लगातार कि सरकार हमारी बनने जा रही है, बनने जा रही इंडिया की सरकार, ये तमाम नेता कह रहे हैं। उधर पटना में आज तमाम जो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बिहार में चुनाव
चुनाव लड़ रहा है। उस गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता आज पटना के मौर्या होटल में मौजूद रहे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आप देख लीजिए, यहां दीपांकर भट्टाचार्य हैं, इधर मनोज झा संचालन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं वो भी मौजूद रहे, दीपांकर भट्टाचार्य भी दिखाई दे रहे हैं, तमाम नेता यहां मंच पे, और इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उधर पटना में और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। बिहार बहुत महत्वपूर्ण है और उसके अलावा उधर वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आप उत्तर प्रदेश देखिए, चाहे महाराष्ट्र देखिए, हर राज्य में और इन तमाम राज्यों में चुनाव की गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं और साथ साथ इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ बीजेपी को फाइट कर रहा है। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी के लिए अब बचे 4 चरणों में मुश्किल और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल भी इंडिया को मजबूती देने के लिए जेल से बाहर आ चुके हैं। क्या बीजेपी के लिए आने वाले दिन आफत भरे साबित होने वाले हैं, और जो ललकार है इंडिया गठबंधन की, विपक्ष की, उस ललकार के आगे क्या कितना दम दिखाएगी बीजेपी, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते वक्त आखिर क्यों लड़खड़ा जाते हैं, और इसी बीच एक खबर यह भी है कि उधर 3 लोगों ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को और राहुल गांधी को कि आइए मंच हम तैयार करते हैं, आप जिसमें सबसे ऊपर सर्वोपरि जस्टिस लोकुर हैं, आप जानते हैं, और इन्होंने सीधा सीधा कहा कि आपके अपने वायदे हैं, आपके अपने दावे हैं, और इन सब दावों और वादों के बीच आप दोनों को हम एक मंच पे लाना चाहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों आइए, और हम आपसे चाहते हैं कि आप दोनों आपस में एक बहस कर लीजिए, बातचीत के जरिए हम कि आप किसमें कितना दम है। राहुल गांधी ने इस बात को, इस चिट्ठी को स्वीकार करके और आज अपनी चिट्ठी लिख डाली है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि हम हैं तैयार, अब नरेंद्र मोदी जी क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। चलिए, बहुत कुछ होना है, लेकिन इस सब के बीच, इन सब के बीच विपक्ष की ललकार को जरा और आगे बढ़ाते हैं, और क्या सचमुच बनने जा रही है इंडिया की सरकार देश में, ये भी समझते हैं। और बीजेपी के लिए अब चौथा चरण, आज चौथे चरण के वोटिंग का जो वोटिंग तो अभी परसों है, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज समाप्त हो गया है, और यहां से चौथा चरण कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा ये भी हम समझेंगे, क्योंकि 96 सीट्स हैं चौथे चरण में, 4th फेज में, तो बहुत कुछ। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं एक ब्रेक के बाद, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। कुछ देर में और हमारे 2 साथी जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, और सीधा पहले आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, क्या कुछ देख रहे हैं आप, यहां से लेके वहां तक, दिल्ली से लखनऊ तक, दिल्ली से मुंबई तक, और दिल्ली से कोलकाता तक, और ये जो और उधर दिल्ली से पटना तक, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? और दिल्ली तो है ही सेंटर में, कल आंधी तूफान भी झेली है इस दिल्ली ने। जी शुक्रिया राजीव जी। अब तो हम लोगों को जिलों की राजधानियां भी याद करनी पड़ेगी। अब ये वक्त आ गया है, बच्चे तो डर गए होंगे कि अब नया चैप्टर बताइए, इतने जिले सबकी राजधानी पढ़ो, ये समय है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी बच्चों को भी टेंशन दे रहे हैं, खुद उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन बना है, बीतते समय के साथ साथ वो लगातार नए नए रूपों में सामने आ रहा है। उसकी एकजुटता में कोई कमी देखने को नहीं मिली, और एकजुटता बढ़ती चली गई है। ये विपक्ष के इतिहास में ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा जो 2024 में देखने को मिला है। एक बात जो इन सबसे अलग मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आपने अभी पृष्ठभूमि रखी जी, वो ये कि इस बार के चुनाव में जो देश का बहुजन समाज है उसने अपना गोल शिफ्ट किया है। और मैंने एक दिन पहले जो लखनऊ में राहुल गांधी की सभा हुई, और उसको मैं वहाँ मौजूद होकर देख रहा था, वहाँ जो लोग मौजूद थे उसमें बहुजन समाज का पूरा वो तबका जो कभी कांग्रेस को वोट नहीं करता था, वो सब लोग आए हुए थे। उनके रुख में ये बदलाव आया। इस रुख में उनके मन में ये बात बैठी है कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें हमें संविधान की रक्षा करनी है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करनी है,
और इस लड़ाई में जो बीजेपी के साथ है उसका रंग एक है, जो बीजेपी के खिलाफ है उसका रंग एक है, और कोई रंग नहीं है। और इस हिसाब से उन्होंने गोल शिफ्ट किया। लेकिन उनकी बातों में एक चेतावनी भी थी कि आज जो हम अपेक्षा आज की सरकार से कर रहे हैं, जो जुल्म ये दलितों पिछड़ों के साथ कर रहे हैं और खासकर दलितों के साथ, वो जुल्म के खिलाफ हम वोट करेंगे। लेकिन हम इंडिया गठबंधन को भी आगाह करते हैं कि आपकी सरकार को भी हम कसौटी पर कसेंगे। अगर आपने भी दलितों के लिए और बहुजन के लिए अगर काम नहीं किया तो हम आपको भी इससे दुगनी ताकत से आपका विरोध करेंगे। इस चेतावनी के साथ ये समर्थन आया है, बहुत जागरूक समर्थन हम बोलेंगे। देश की जनता अगर इतना जागरूक होकर पॉलिटिकल अपना एफिलिएशन या संबद्धता बना रही है वोट के टर्म्स में, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है देश में। और ये जागरूकता आई कैसे है? ये जागरूकता निश्चित रूप से विपक्ष के संघर्ष से आई है, और उस संघर्ष का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया है। वो यूं ही राहुल गांधी से की सभा में नहीं चले आए। उन्होंने, उपस्थित लोगों ने बहुत तरह के सवाल राहुल गांधी से किए और सबके जवाब उन्होंने दिए। उसी में से वो जवाब भी था कि आपको चुनौती दी जा रही है बहस की, तो आप नरेंद्र मोदी से चुनौती क्यों नहीं बहस की स्वीकार करते? और राहुल गांधी ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो तैयार हूं, पूछना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए, वो नहीं तैयार होंगे इसका हमें पूरा विश्वास है। और आप चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने एक चिट्ठी भी लिख दी है और मांग की है कि इस बहस की आप व्यवस्था करेंगे तो मैं उपलब्ध हूं जी, अपनी पार्टी की ओर से। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकारी कर्मचारियों ने भी सवाल पूछे और राहुल गांधी ने उनको वादा किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी हम खुले दिल से विचार करेंगे। ये सारी चीजें जो हैं विपक्ष के साथ जुड़ रही हैं, राहुल गांधी के एक अटेंशन बन गए हैं, जहां पर कि लोग आकर के उनके साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, चूंकि वो एक आंदोलन का पर्याय बन गए हैं, नाम बन गए हैं। देश की जनता अब आज ही जा चुकी है, सत्ता में बदलाव चाहती है और बदलाव में विपक्ष ला सकता है। विपक्ष में कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं। उस हिसाब से ये जो घटना साथ में घटी अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने की, जेल से बाहर आने की, उसका महत्व काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ये एंट्रीम जमानत अरविंद केजरीवाल ने मांगी नहीं थी। अदालत ने इक्वल फील्ड सुनिश्चित करने के लिए डेमोक्रेसी में एंट्रीम जमानत दी है। ये कोई किसी पर एहसान नहीं किया गया है, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी था। जितना दिन आचार संहिता के लागू रहते हुए जेल में रहे अरविंद केजरीवाल, लोकतंत्र का नुकसान हुआ है, उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। और इस दौरान अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी बात, जो जिन शब्दों में उन बातों को रख रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं, उसको वो सामने ला रहे हैं। वो भ्रांति चाहे उत्तर प्रदेश में राजपूतों के विरोध प्रदर्शन और बेरोक टोक विरोध प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की आशंका के साथ हो कि अगर मोदी सरकार आई तो इस तरह की बातों के साथ ये अरविंद केजरीवाल बात रख रहे हैं, तो वो सच्चाई से परे किसी दूसरी लोग की कहानियां नहीं है। वो इसी राजनीतिक जो क्षितिज पे घट रही घटनाएं हैं उसको वो बयां कर रहे हैं कि अगर ये सरकार वापस आती है तो क्या होता है। ऐसे ये सरकार वापस नहीं आएगी, ये बात भी एक ही सांस में कही जा रही है, क्योंकि हर कोई कह रहा है, सट्टा बाजार कह रहा है, आम जनता कह रही है, विश्लेषक कह रहे हैं कि ये सरकार बहुत नीचे, 200 से कितना नीचे जाएगी सीटों में, ये देखने वाली बात है। लेकिन सत्ता से बहुत दूर है और वैकल्पिक सरकार के लिए जनता सामने खड़ी है। जी 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 जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी की एक सभा थी लखनऊ में, उस सभा में आप भी थे और सोशल जस्टिस को लेकर ये सभा थी, क्लोज डोर सभा, लेकिन तमाम लोग वहां पर अलग अलग ढंग के लोग मौजूद थे। और उसी सभा में राहुल गांधी के मंच पे ही हमारे साथी
प्रोफेसर रविकांत जी भी मौजूद थे और रविकांत जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, जो बात यहां कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, और इसमें एक बहुजन समाज जो है वो जो छिटका हुआ था, बिदका हुआ था, और खासकर उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज, वो इस बार इस सभा में और इस सभा के जरिए, क्योंकि एक पैगाम जाता है, भले वहां पे 500 लोग या 1000 लोग इकट्ठा हों, लेकिन वो कई हजार को मल्टीप्लाई करते हैं। उस लिहाज से जरा आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो सभा हुई है लखनऊ में, शायद कल ही तो हुई है, कल ही सभा हुई है, हाँ बिल्कुल कल ही हुई है, 10 तारीख, आज 11 है। और क्या कुछ आपने देखा और कैसे यहां पर इस सभा के जरिए, क्योंकि राहुल गांधी की 3 सभाएं थीं, 2 तो वो चुनावी रैली में संबोधित कर रहे थे और भाग ले रहे थे अखिलेश के साथ में, एक कन्नौज पहले गए, कन्नौज के बाद कानपुर गए, कानपुर के बाद वो लखनऊ आए, और लखनऊ में जो हुआ है उसका जिक्र आपके जरिए समझना चाहता हूं। आप दोनों साथी वहां पे थे, मौजूद थे उसी हॉल में, इसलिए भी, और आप चूंकि मंच पे थे उसी हिसाब से भी समझना चाहता हूं कि क्या यहां से कोई पैगाम जाते हुए दिखाई दे रहा है? क्या इंडिया गठबंधन यहां उत्तर प्रदेश में और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है? क्या इंडिया गठबंधन ने यहां से हिंदुस्तान के तमाम वोटरों के, मतदाताओं के बीच कोई पैगाम भेजने की कोशिश की, या वो ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका है इंडिया गठबंधन? क्या कुछ हुआ है, जरा बताइए। शुक्रिया राजीव जी। लखनऊ में कल जो संविधान सम्मेलन हुआ, और मैं चूंकि 18 साल से लखनऊ में हूं और ये मान्यवर कांशीराम जी की धरती है, पिछले कई साल से, बल्कि 1 दशक में कहूं कि 1 दशक से मैं तमाम सोशल इस तरह की सभाओं में शिरकत करता रहा हूं, और मैंने वो तमाम चेहरे कल उस सभा के भीतर देखे। सैकड़ों लोग जो अपने आप में एक पूरा, ये कहें पूरा एक संगठन के रूप में वहां पे शामिल थे। वहां एक व्यक्ति हजारों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था, जितने लोग वहां बैठे थे, और वो लोग थे जो कभी कांशीराम साहब के प्रति उनकी दीवानगी हुआ करती थी, मायावती के प्रति जिनकी दीवानगी हुआ करती थी, उन लोगों के आंखों में कल मैंने राहुल गांधी के आने के बाद आंसू देखे हैं, और वो वेदना और तड़प देखी है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे दलितों और बहुजनों का असली महानायक अब उनको मिल गया है आज की तारीख का। फिर मुझे जो पीछे चीजें मैंने देखी कि राहुल गांधी पर जो हमले हुए थे वो क्यों हुए थे, क्योंकि राहुल गांधी भट्टा परसौल भी गए थे, क्योंकि राहुल गांधी दलितों के बीच में जा रहे थे, उनसे संवाद स्थापित कर रहे थे, उनके यहां रात रुक करके लोगों से मिल रहे थे, संवाद कर रहे थे। तो दरअसल राहुल गांधी के मन में जो दलितों, गरीबों, वंचितों के प्रति दर्द है, जो उनके साथ उनकी सिंपैथी है, जो हमदर्दी है, और जो उनके लिए काम करने की आकांक्षा है, समाज को परिवर्तन की आकांक्षा है, ये कल लोग महसूस कर रहे थे बड़ी शिद्दत के साथ। और कल जो उन्होंने भाषण दिया है, प्रेम कुमार जी वहां पे मौजूद थे, वो इस बात के साक्षी है कि कल का राहुल गांधी का भाषण दिल से निकला हुआ भाषण था। उसमें कोई राजनीति, रत्ती भर भी राजनीति नहीं थी, और दीवानगी तो वहां जैसे दिख रही थी, एक बच्ची मंच पर आती है और वो कैसे गले लगती है, उसकी मां रो रही थी। अब आप समझ सकते हैं ऐसी दीवानगी राहुल गांधी के प्रति। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी सामाजिक न्याय के एक आइकॉन के रूप में हमारे सामने आए हैं। लोगों की उम्मीदों का सबसे बड़ा केंद्र आज की तारीख में अगर कोई है तो वो राहुल गांधी हैं, और जो लोग भी थे वहां, वो राहुल गांधी को उस रूप में देख रहे थे कि यही वो व्यक्ति है जो इस देश के संविधान पर होने वाले हमले से हमारी रक्षा कर सकता है, जो आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, उसके सामने डट करके अगर कोई चट्टान की तरह खड़ा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। ये वो व्यक्ति है जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, जिसने कहा है कि मेरा जीवन समर्पित है इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों, पिछड़ों, गरीब सवर्णों के लिए, महिलाओं के उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, आदिवासियों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए। और ये कैसे होगा, उसका भी पूरा एजेंडा है कि जो लोग धन्ना सेठ हैं, जो इस देश की काली कमाई ले जाकर के कहीं अपना बड़ा कारोबार खड़ा कर रहे हैं
और मोदी जी की तरफ से उन्हें पूरा प्रश्रय मिल रहा है, यही तो सिर्फ बोला राहुल गांधी ने। लेकिन मोदी जी को कितनी मिर्ची लग रही थी कि लास्ट में अंबानी अडानी बोलना पड़ा और ये कहना पड़ा कि साहब राहुल गांधी के यहां टेम्पो भर भर के जा रहा है जी। कल राहुल गांधी ने उस सवाल का भी जवाब दिया जो आया था कि साहब 1 to 1 डिबेट हो जाए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 100% बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि नरेंद्र मोदी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि 10 साल में उस व्यक्ति ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जो पत्रकारों के जवाब नहीं दे सकते। और राहुल गांधी तो पिछले 5 साल से तो मैं ही ध्यान दे रहा हूं, बराबर कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत हो तो वो उनसे डिबेट करके देखें, क्योंकि आपने जो किया है कि लोगों को जानवरों की तरह हाँक डाला, लेकिन दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के अधिकार आपने छलनी कर दी। उनके जो अधिकार थे वो आपने लगभग छीन लिए। उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, उनकी नौकरियों का सारा सपना आपने चकनाचूर कर दिया। कल की जो पूरी सभा थी वो दरअसल उन सपनों की एक तरह से गारंटी थी कि हम आएंगे तो जो नौकरियां हैं, जो 30 लाख नौकरियां जो अभी हैं, जो पद खाली हैं, वो भरे जाएंगे। और अप्रेंटिसशिप वाली भी गारंटी, महिलाओं के लिए जो एक परिवार की महिला के लिए 1 लाख रुपए की गारंटी। तो लोगों की उम्मीद बन रही है बहुत। और जो समझदारी है राहुल गांधी की, उन्होंने एक बात कही, राजीव जी, मैं भी लगातार इन सब मुद्दों पर चिंतन करता हूं, लेकिन राहुल गांधी कितना गहरा चिंतन करते हैं। कल मैंने सुना जब, तो एक तरह से मेरे भीतर वो आग एक तरह की उमड़ के आती है जब वो कहते हैं कि ये ऐसा समाज रहा है कि जिसमें जन्म के पहले ही लोगों का प्रारब्ध तय हो जाता है। वो क्या करेंगे कि कौन नाई बनेगा, कौन बढ़ाई बनेगा, कौन जूते बनाएगा, ये तो जन्म के पहले तय हो रहा है। और राहुल गांधी कहते हैं कि यही मेरी कोशिश है कि ये चीजें बदलनी चाहिए। जो पोटेंशियल इस देश ने खोया है, मान लीजिए कि कोई बढ़ाई परिवार में पैदा हुआ, अगर वो अच्छा पत्रकार बन सकता है, अगर वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, तो क्यों ये पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं होगा। यही हम करना चाहते हैं कि जो क्षेत्र अभी छूटे हुए हैं और लोग अगर वहां जा सकते हैं, उनके भीतर मेरिट है, तो वो वहां पहुंचे और सबके साथ समानता का व्यवहार हो। ये जो मैसेज कल राहुल गांधी ने दिया है, मुझे लगता है कि कांशीराम की धरती पर एक नया पौधा फिर से होगा उन उम्मीदों का कि सामाजिक परिवर्तन होगा और इस देश में समता और न्याय के साथ बंधुत्व स्थापित होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, न करना चाहते हैं। न्याय हो, हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। जो पीछे छूट रहे हैं, हम उनकी उंगली पकड़ करके उनको रास्ता देना चाहते हैं, विकल्प देना चाहते हैं। लेकिन यह भी नहीं है कि हम किसी के साथ अन्याय करेंगे। ये राहुल गांधी का जो मैसेज है पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर की तरह गया है, इस राजधानी से, लखनऊ से। और मुझे लगता है कि कल के बाद और भी चीजें बड़ी मजबूत हुई हैं, इंडिया अलायंस को और ज्यादा मजबूती मिली है। ये कल के लखनऊ की सभा का एक तरह से लबोलुआब मैं संक्षेप में पेश कर रहा था। जी जी जी, बिल्कुल, ये समझना बहुत ज़रूरी था। कल से हम भी इंतज़ार कर रहे थे आपके इस कार्यक्रम से में जुड़ने का कि आप और प्रेम कुमार जी बता पाएं कि आखिर हो क्या रहा था। हम लोग हालांकि लाइव कर रहे थे राहुल गांधी के भाषण, और तमाम भाषणों को डीवी लाइव ने सीधा टेलीकास्ट किया। कल तमाम साथी हमारे देख भी रहे थे और बहुत ही एक अलग सुलझे हुए अंदाज में राहुल गांधी अब भाषण देते ही हैं, और इसमें भी एक दूसरे अंदाज में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और जल्दी से पहले आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, बातें बहुत हम कर रहे हैं और चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो दावे किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, चाहे वो ललकार हो, हुंकार हो या कुछ और हो, लेकिन यहां पर विपक्ष जो दावा कर रहा है कि बनने जा रही है हमारी ही सरकार, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार, इसमें कितना दम दिखाई दे रहा है आपको और क्यों दिखाई देता है? राजीव जी, मैं जरा 3-4 पॉइंट्स में अपनी बात रखूंगा जो सवाल आपने पूछा है, और इस दृष्टि से कि प्रचार कैसे किस तरफ जा रहा है और संदेश मैसेजिंग क्या हो रही है, जो कि बहुत रेखांकित करने वाली बात है। लेकिन उसके पहले जो बात प्रेम कुमार जी ने और
प्रोफेसर साहब ने कही है, मैं भी ऐसे ही एक सम्मेलन में दिल्ली में था, प्रोफेसर रविकांत भी थे वहां पे, और उस सम्मेलन में भी देखिए राजीव जी, मैं कांग्रेस को बतौर पत्रकार 90 के दशक से देख रहा हूँ रिपोर्टिंग करते हुए, उसके पहले भी देखा, लेकिन बतौर पत्रकार 90 के दशक से देखा। मैंने कांग्रेस के कभी किसी कार्यक्रम में जय भीम के नारे या नीले झंडे नहीं देखे थे। वो कांग्रेस के कार्यक्रम में दिखाई दी, ये तब्दीली है, और बाकी हमारे साथी दोनों कह ही चुके हैं। अब जो बात है कि आगे का क्या, 2-3 बातें राजीव जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित शाह का जवाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमित शाह वो व्यक्ति हैं और उनके आगे पीछे जो टीम है वो बहुत मैं मान के चलता हूँ कि बेस्ट प्रोफेशनल्स उनके पास होंगे। बयान क्या देने हैं, किसी ने और क्या बयान दिया, उसमें प्रतिक्रिया क्या देनी है, बहुत सोच समझ कर ये बातें की जाती हैं। अरविंद केजरीवाल ने गुगली फेंकी, वो गुगली थी कि प्रधानमंत्री 75 के बाद रिटायर हो जाएंगे और आपका वोट दरअसल अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। इस बात को अमित शाह हंसी में उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने हंसी में नहीं उड़ाया। अगर वो हंसी में उड़ाते तो बात वहीं दफन हो जाती, लेकिन उन्होंने हंसी में नहीं उड़ाया, उसका जवाब दिया। बीजेपी के संविधान को लेकर आए वो। इसका सीधा मतलब ये है कि वो इस सवाल को जिंदा रखना चाहते हैं। अब उनका नाम आ गया है, और ये एक तो पहली बात तो ये है कि अमित शाह ने ये जवाब क्यों दिया, और ये सवाल अब जिंदा रहेगा। ये ना अरविंद केजरीवाल छोड़ने वाले हैं, ना इंडिया गठबंधन के दूसरे पार्टनर्स इंक्लूडिंग कांग्रेस छोड़ने वाली है, और ना ही इसको अमित शाह और बीजेपी के दूसरे नेता छोड़ने वाले हैं। अब इस पे होगा, और इसमें नुकसान किसका होगा? मोदी साहब का नुकसान क्या हो रहा है? जैसे अभी आपने एक वीडियो चलाया तो उनका टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया, उन्होंने जिलों के कैपिटल के नाम पूछे। एक इंटरव्यू का कुछ हिस्सा चल रहा है सोशल मीडिया में, और वही सवाल, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं, आप सोते कब हैं, आप आम कैसे खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं है, ये सवाल। इन सवालों का असर क्या हो रहा है? इन सवालों का असर ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पे या मीडिया में या आम बातचीत में मोदी साहब का मजाक उड़ रहा है। लोग स्माइली लगाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, चुटकुले बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, उनके अडानी अंबानी के बयान के, टेम्पो के बयान के मीम्स बन रहे हैं, जो चुटकुले बन रहे हैं। ये ब्रांड मोदी के गिरावट की निशानी है। ब्रांड मोदी यहां से खत्म हो रहा है। यही चुटकुले कभी राहुल गांधी के बारे में बना करते थे, वो अब ट्रांसफर हो गया है मोदी के पास जी। तो और इंडिया गठबंधन एनडीए सिर्फ और सिर्फ ब्रांड मोदी पे ही अपना पूरा दांव खेल रहा है। इसलिए उस ब्रांड का कमजोर होना या उस ब्रांड का खत्म होना एनडीए के लिए बड़ा घातक होगा। और दोनों का बैंडविड्थ आप देखिए, इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे प्रचार कर रहे हैं, शरद पवार प्रचार कर रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, धुआंधार वो कर रहे हैं। देश के दूसरे हिस्सों में कल्पना सोरेन प्रचार कर रही, झारखंड में प्रियंका गांधी लगी हुई है, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी है, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, और बहुत ऊर्जावान भीड़। इंडिया गठबंधन के पास नेताओं की और मुद्दों की एक बड़ी बैंडविड्थ है। मोदी जी, ये एनडीए के पास ये बैंडविड्थ नहीं है, अकेले मोदी हैं। और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हिंदू मुसलमान हैं, ये आ गए तो भैंस उठा ले जाएंगे, ये आ गए तो मंगलसूत्र ले लेंगे जी। अब एक तो ये बात। दूसरी बात, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से राजीव जी कह रहा हूं कि मोदी साहब की जो टीम है, बैक एंड टीम, जो तय करती है कि क्या कम्युनिकेशन किया जाए, उसको सब मालूम है।
वो टीम मेरे ख्याल से कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियों से बेहतर होगी। बहुत बहुत महंगे पैसों में उसको हायर किया गया होगा। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में राजीव जी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप फ्यूचर का एजेंडा सामने रखें। राहुल गांधी हर भाषण में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भविष्य का एजेंडा सामने रख रहे हैं। इतनी नौकरियां दूंगा, आरक्षण ये करूंगा, महालक्ष्मी योजना है, तमाम बातें। क्या मोदी जी की कम्युनिकेशन टीम को ये नहीं मालूम है? बिल्कुल मालूम है। मोदी जी की कम्युनिकेशन टीम या मोदी जी फ्यूचर का एजेंडा नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं? उनके पास फ्यूचर का एजेंडा है। वो हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं और फ्यूचर का एजेंडा तब लागू करेंगे। वो फ्यूचर का एजेंडा बहुत खतरनाक होगा, उसको बोल नहीं सकते वो। तो ऐसा नहीं है कि मोदी साहब की टीम को या मोदी साहब को मालूम नहीं कि फ्यूचर का एजेंडा बताना जरूरी होता है। मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री फ्यूचर का एजेंडा बता के ही बने हैं। अब की बार ऐसी सरकार, अब की बार वैसी सरकार जी। तो ये बड़ा डेंजरस है भारत के लोकतंत्र के लिए। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपना ब्रांड भी खो रहा है और सिर्फ हेट स्पीच और नफरत के आधार पर प्रधानमंत्री कुर्सी पाना चाहता है और ये बताना नहीं चाहता कि वो आने के बाद करेगा क्या। तो अभी इस वक्त तो इतना ही राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब आपके पास। गर्ग साहब, परसों चौथे चरण का मतदान है, उसके बाद वो ये चुनाव जो है वो ढलान पे होगा, क्योंकि अभी चढ़ रहा है 7 चरणों में। चौथा चरण ऐसा है जहां से फिर 3 बजते हैं और फिर 4 तारीख का इंतजार होगा। चौथे चरण तक आते आते इस चुनाव को कहां आप देख रहे हैं? इसमें विपक्ष की जो आवाज सुनाई दे रही है और जो नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के तमाम नेता ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि लिख के रख लीजिए। आज अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे और राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि लिख के रख लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। कितना दम दिखाई देता है आपको और क्यों दिखाई देता है? जरा आपके जरिए भी समझना चाहता हूं कि अभी तक ये चुनाव, जबकि 13 तारीख में अभी 2 दिन बाकी है, 13 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहीं के बाद एक चुनाव 7 चरणों का ऊपर तक पहुंचा और उसके बाद फिर धीरे धीरे 5वें, 6वें, 7वें में जाकर रिजल्ट की तरफ बढ़ेगा। देखिए, अभी 260 सीटों का चुनाव बाकी है। 283 सीटों का चुनाव हो गया है जी। और इसमें महत्वपूर्ण जो राज्य हैं वो बीजेपी के लिहाज से तो केवल उत्तर प्रदेश बचा है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो स्थिति खराब है, बंगाल में भी खराब है, बिहार में भी कोई बहुत ज़्यादा उत्साहजनक, मतलब बिहार को भी गिन सकते हैं, झारखंड में भी कोई बहुत ज़्यादा बीजेपी के लिए गेन करने को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कोशिश केवल यह है कि कितनी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, बिहार में वो बचा सकती हैं, और बंगाल में वही स्थिति है, महाराष्ट्र में वही स्थिति है, पंजाब में तो कुछ है भी नहीं उनके पास जी। दिल्ली में एक बड़ा संघर्ष रहेगा, झारखंड में संघर्ष रहेगा, हरियाणा रहेगा, हरियाणा रहेगा। हाँ, हरियाणा में बड़ा संघर्ष रहेगा। 10 सीटें हैं और वहाँ बहुत मारामारी, जो हाल का डेवलपमेंट है उसने बहुत नई चीज़ें पैदा कर दी। देखिए, इसमें जो चुनाव का जो परिणाम है वो तो एक तरह से सामने है कि मोदी जी के लिए सत्ता में वापसी मुश्किल है, जो दिख रहा है सीटों के जरिए। जो अंक गणित सारे के सारे सामने आ रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं, चुनाव के पहले से भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं, उन्होंने तो आपको याद हो तो 180, 160, 140 तक सीटें बताई थी। राहुल गांधी जब कुछ कहते हैं तो वो कोई हवाबाजी नहीं करते हैं, उनको पता है कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसको आगे कोट किया जाएगा, बताया जाएगा, कहा जाएगा कि आप तो ऐसा कह रहे थे, देखिए ऐसा हो गया। तो ये जो लोग जो बात करते हैं उसका कोई बुनियादी आधार होता है, उसके आधार पर ये लोग बात करते हैं।
मुद्दा क्या है, जो चिंता का विषय क्या है राजीव जी, वो सोचने की बात है कि मतों के जरिए या सीटों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलता है, जो दिख रहा है सारे आंकड़ों में, सारे पोल्स में दिख रहा है, जो अनौपचारिक पोल्स हो रहे हैं उनमें भी दिख रहा है, जो कल एक पोल आया है, एक पोल, उसमें भी काफ़ी बुरी हालत है। 208 सीटें बताई गई हैं बीजेपी को, और उनके अलाइज को 30 से 40 सीटें बताई गई है। वो घोषित नहीं किया गया है, पर जो सर्कुलेशन में आया है वो बता रहा हूँ मैं। इम्पोर्टेंट किसी एजेंसी का है वो जो पोल है। चिंता की बात ये होना चाहिए कि मोदी जी सत्ता में बने रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये अब मुद्दा नहीं हो सकता कि उनको 370 मिलेगी कि 400 मिलेगी। मुद्दा ये है कि वो बहुमत में न हो, अल्पमत में हो, विपक्ष को ज़्यादा उनके मुकाबले इंडिया अलायंस को सीटें मिल जाएं और दलों के साथ मिलके सहयोग से, उसके बावजूद क्या मोदी जी सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? और अगर नहीं होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, मतलब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और देश में जिस तरह की अस्थिरता पैदा होगी। आपने देखा कि शेयर मार्केट जो गिरा, अपनी जो बात भी हुई थी जी, और फिर उसके बाद आपने कल देखा होगा कि कल उसको संभाला गया शेयर मार्केट को। मतलब परसों तक जो रक्तपात हुआ था और उसका हल्ला मचा, तो कल उसको सहारा दिया गया। वो बहुत कमज़ोर सहारा दिया गया, मतलब कोई सिग्निफिकेंट सहारा नहीं है, मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कि 100 पॉइंट का सहारा दिया गया हो, एक सहारा दिया गया। ये जो पूरा का पूरा प्रकरण चला है अडानी अंबानी का, मोदी जी द्वारा कहना, फिर शेयर मार्केट और ये शेयर मार्केट की रिकवरी और ये तमाम चीज़ें जो चल रही है, वो ये एक चीज़ की ओर इशारा करती है कि हम लोग एक ऐसे अनिश्चितता के दौर में जा रहे हैं जहां हमने पहले कभी नहीं देखा है। पहले सिर्फ ये देखा है कि आप बहुमत आपका चला गया, आपने सत्ता ट्रांसफ़र कर दी या छोड़ दिया आपने। हमारे यहाँ कई लोग हुए, चरण सिंह जी ने तो बिना विश्वास प्रस्ताव पास की सत्ता छोड़ दी थी जी। हमारे यहाँ बड़े स्टॉलवर्ड्स हुए हैं, मतलब 1 मिनट के लिए नहीं रुकने वाले लोग हुए हैं। ये जिस सत्ता से हम मुखातिब हैं या जिसके सामने हैं, वो एक अलग किस्म की सत्ता है और उसमें थोड़ा सा हमको चिंता होती है कि ये किस स्थिति तक पूरा का पूरा चुनाव के परिणामों को ले जा सकते हैं। जो बीजेपी में एक बड़ा सिस्टम जो है, जो मोदी जी के इर्द गिर्द खड़ा हो गया है, वो क्या सत्ता के ट्रांसफर को विपक्ष के हाथों में जाने देगा? और ये जो पूंजीपति हैं, बड़े जो गिरोह है एक लंबा चौड़ा, जिसकी ओर इशारा करते रहे हैं राहुल गांधी, वो क्या ऐसा करने देगा? तो इसलिए आपका जो सवाल है चौथे चरण का, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि देशव्यापी लहर जो चली है इस समय, जगह जगह की जो खबरें हैं, आपने देखा तेलंगाना में किस तरह की खबरें आ रही है, प्रियंका गांधी की जो सभाएं हैं उसमें किस तरह से लोग उमड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर आपने नंदुरबार की सभा का, प्रियंका की सभा का चित्र देखा हो, तो आप चाहें तो अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, अगर नहीं दिखाया हो तो। नंदुरबार में तो गजब की स्थिति है, जो वहाँ का के दृश्य मैंने देखे हैं, जो उससे आए हैं जी। आज ही एक शुरुआत में दिखाया था जी। हाँ, शुरुआत में दिखा, मैं नहीं था उस समय,
तो एक लहर चल रही है राजीव जी, ये लोकलाइज नहीं है कि ये कहीं एक पर्टिकुलर राज्य में हो। तेलंगाना में दिख रही है लहर आपको, महाराष्ट्र में दिख रही है, यूपी में आप देख रहे हैं किस तरह अखिलेश की सभाओं में दिख रही है। अखिलेश जी की सभाओं में अगर आप विधानसभा चुनाव से उनकी तुलना करें पिछले चुनाव से, तो इस बार का जो दृश्य है, परिदृश्य है, वो आप बिल्कुल 360 डिग्री पर पाएंगे। ये पूरा जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि ये नंदुरबार का दृश्य कि अब आपको प्रतीक्षा क्या है। मतलब आप जैसे मैं आपसे भी सवाल पूछूं कि आप क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं मैं आपसे पूछूं कि आप किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं उसमें हम 2 चीज़ों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो बात चल रही है अभी, जो अनुमान सामने आ रहे हैं जी, वो सत्य साबित होते हैं कि नहीं। मतलब अगर हमने इसमें जो कुछ फैक्टर्स अभी ध्यान में नहीं लिए हैं, कंसिडरेशन में नहीं लिए हैं, उसमें एक बड़ा फैक्टर ईवीएम का है जो लोग चर्चा में करते हैं, अभी भी कर रहे हैं चर्चा में जी। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो केवल जितनी लिमिटेड राहत जो दी है, क्या वो पर्याप्त होगी? और वो जो राहत दी है वो नतीजों के लिए नहीं है, मतलब वो लीगल बैटल के लिए है कि वो तो आप आगे चुनौती दे सकते हैं, आप उसको रुकवा सकते हैं कि नहीं रुकवा सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि जब आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन विपक्ष के साथ नहीं है, जनता की मांग को मंजूर नहीं कर रहा है, बनारस की जो खबरें आ रही है कि वहाँ जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए वो नामांकन पत्र की मांग करना चाहते हैं उनको उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं, जो नॉमिनेशन पेपर्स है जी। कई तरह की कंडीशंस लगाई जा रही हैं। ये तमाम जो चीजें जो दिखा रही हैं वो ये दिखा रही है कि एक असामान्य स्थिति की ओर हमको तैयार किया जा रहा है देश को। वो अनजाने में हो रहा है कि जानबूझ करके हो रहा है, हम कह नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री की भाषा में या प्रधानमंत्री के आरोपों में या प्रधानमंत्री के कथन में या गृह मंत्री जी के आरोपों में और कथन में किसी तरह की कमजोरी नहीं दिख रही है आपको कि वो उन्होंने कहीं से कोई चेहरे पर या उनकी बॉडी में कोई क्रैक दिख रहा हो कि अरे ये 3 चरण हो गए, चौथा है, उसको लेकर कुछ लग रहा हो कि भाई अब तो जा रही है सत्ता। बीजेपी में जरूर दिख रहा है, बीजेपी के लोगों में दिख रहा है, डिमोरलाइज दिख रहे हैं काफी लोग। तो इसका क्या हम नतीजा निकालें, मतलब कि अगर एक जो चुनाव के नतीजों को ही अगर अस्वीकार कर दिया जाएगा या चुनाव के नतीजे वैसे नहीं आएंगे जैसे कि हम अपेक्षा कर रहे हैं, ये जनता अपेक्षा कर रही है या अनुमानों में व्यक्त किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो चौथे चरण में भी कुछ होने वाला नहीं है, मतलब कुछ बीजेपी के लिए गेन करने को केवल मध्य प्रदेश में 8 सीटें हैं चौथे चरण में जो 13 तारीख का है। बीजेपी के स्टेट सब खत्म हो जाएंगे जहां 1 and 1 है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। अब उसके बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी है, बीजेपी महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है, झारखंड में भी है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, पर इन सब जगह स्थितियां बदल गई हैं, पूरी की पूरी बदल गई हैं। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी को इन सब राज्यों में जो नुकसान काफ़ी हो सकता है और जनता का मूड इस समय राजीव जी पूरा का पूरा बदला हुआ है। बीजेपी उसको स्वीकार नहीं कर रही है, मतलब केवल एक ही चीज़ है जो कि बीजेपी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहती है। उस स्थिति में क्या होगा, मतलब हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी इस पर सोच रहे होंगे, राहुल गांधी भी सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं कि हम जो बात कर रहे हैं वो उसके बारे में, ऑप्शंस के बारे में उनको नहीं पता होगा, वो भी सोच रहे होंगे कि क्या करना है। पर आपने केजरीवाल की बात कही, केजरीवाल
20 दिनों के लिए हैं, वो 1 जून को तक का है उनका। उनके सामने चुनौती ये है कि दिल्ली की 7 सीटें हैं, हरियाणा की 10 सीटें हैं, पंजाब की 13 सीटें हैं, तो 30 सीटें तो यही हैं। गुजरात के चुनाव तो हो चुके हैं जी। वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? आज उनके पूरे भाषण में आप देखिए कि उन्होंने एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। अगर आपने सुना हो, मेरे से छूट गया हो तो मैं नहीं कहता, उन्होंने केवल एक ही चीज़ कही कि इंडिया अलायंस की, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाला है और उसमें आम आदमी पार्टी की भागीदारी होगी, प्रमुख भागीदारी होगी, उन्होंने ये कहा है। उसमें बाकी उन्होंने कोई राहुल गांधी का नाम लिया हो या खड़गे जी का लिया हो, प्रियंका गांधी का लिया हो, अखिलेश का लिया हो, हाँ उन्होंने ममता जी का जरूर लिया। तो जी। हमको, आप कुछ कह रहे हैं राजीव जी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप प्लीज अपनी बात रखिए। तो मैं कोई अरविंद केजरीवाल जी के छूटने को लेकर कोई बहुत उत्साहित नहीं हूँ। वो अगर इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए कुछ काम करने वाले हों तो ज़रूर है। आप देखिए कि सिर्फ वो खुद को ही दिखा रहे हैं पूरे का पूरा, उनके पीछे का दृश्य देख लीजिए आप। वो जो पूरी बात कर रहे हैं वो खुद के बारे में कर रहे हैं, खुद के बलिदान वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कितने नेताओं को मोदी जी ने जेल में डाला, बार बार गिना रहे हैं। उनका भाषण बहुत ही, इतने दिनों के बाद, 50 दिनों के बाद कोई जेल से छूटे बड़ा नेता और वो जिस तरह का भाषण दे, वो आश्चर्यजनक है कि क्या आप सोच सकते हैं उसके बारे में। पर ठीक है, हमको उम्मीद रखना चाहिए, इसलिए मैं कोई बात उनके छूटने को लेकर उत्साह तो है दिल्ली में, पर अब वो कितना ट्रांसलेट होता है सीटों में वो देखना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कितना ट्रांसलेट होता है, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी और खासकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है ये जीत कर लाते हैं, वो देखना होगा। उधर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन उधर पंजाब में ये गठबंधन नहीं है। आमने सामने की फाइट है, फ्रेंडली फाइट ही सही, लेकिन फाइट है आमने सामने। वो कैसे आगे बढ़ता है ये सब कुछ दिखाई देगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी अब जेल से बाहर हैं और गरज रहे हैं अपने अंदाज में। लेकिन दूसरी तरफ जो बातें उधर राहुल गांधी कह रहे हैं और उन बातों में वो बार बार कह रहे हैं कि लिख कर रख लो, नरेंद्र मोदी 4 तारीख को प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यही बात अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे और आज ये दूसरी तरफ से ये बात कहीं ना कहीं रखते हुए, दूसरे हिसाब से रखते हुए अमित शाह दिखाई दिए, जो कह रहे थे कि बीजेपी का संविधान जो है वो ये नहीं कहता है कि कौन 75 साल तक ही रहेगा, कौन 75 साल के बाद नहीं रहेगा। और आप वो भी कह रहे हैं कि आप देख लीजिए कि देश को नेतृत्व देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही, यानी कि आगे भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे नरेंद्र मोदी। तो कौन प्रधानमंत्री रहेगा ये तो 4 जून के बाद पता, 4 जून के शाम या दोपहर तक पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो लड़ाई चल रही है वो ये कि कौन जनता को लुभा पा रहा है, अपने पक्ष में वोट डलवा पा रहा है। इसी बीच जब वोटिंग की बात आती है तो 2 खबरें और महत्वपूर्ण है। एक ये कि आज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और उन्होंने साफ साफ प्रेस काउंसिल ने और कुछ और सहयोगी संगठनों ने जो प्रेस से रिलेटेड हैं, मीडिया से रिलेटेड है, इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है कि अभी तक 2019 तक ऐसा होता आया है कि चुनाव जब खत्म होता है तो उसके बाद, यानी मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था ECI की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो अभी नहीं हो रहा है। और इस पर बहुत सारे सवाल हम पत्रकार साथियों के हैं जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात यहाँ पे कि ADR जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, वो भी जो काउंटिंग
जो चुनाव के टर्नआउट की बात है, यानी कितने वोटर निकल के आए, वोट डाला है, 17 फॉर्म 17C की बात है, उसको लेकर भी एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। यानी ये लड़ाई आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ध्यान जो है वो उधर जा रहा है कि कहीं गड़बड़ी ऐसी तो नहीं है कि आप आज बता रहे हैं कि 60% के लगभग मतदान हुआ और 11 दिन बाद आप बता रहे हैं कि 66% हो गया। तो ये जो 6% है ये कहां से आया? तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जनता और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो पत्रकार, सब जो हैं वो ध्यान से इस चुनाव को देख रहे हैं, गड़बड़ियां ना हो इधर देख रहे हैं। और इन सब के बीच दावे प्रतिदावे जो हैं वो अपने अलग हैं। सत्तारूढ़ दल का कहना है कि हम ही जीत रहे हैं और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और विपक्ष का कहना है कि अब नहीं होगा ऐसा, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, कैसे आप देखते हैं अमलेंदु जी ये दावे प्रतिदावे, कितना दम इसमें? प्रियंका गांधी एक दिन के लिए बाहर निकली हैं, यानी तेलंगाना पहुंची, महाराष्ट्र पहुंची। महाराष्ट्र का आपने की जो तस्वीर अभी आप देख ही रहे थे, कितनी भीड़ थी, एक जनसमूह है, जनसैलाब कह सकते हैं, वो है, सफ़ेद लिबास में दिखाई दे रहा था आपको। और अब कल से फिर वो पहुंच जाएंगी रायबरेली और अमेठी। फोकस्ड हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें वो भी फोकस्ड हैं। ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में, और उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है कि 2 महीने बाद आप देखना, ऐसे तो अव्वल तो वो आ नहीं रहे हैं सरकार में, अगर आ गए तो योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। क्या ऐसी खबर है उत्तर प्रदेश में? ये बात अरविंद केजरीवाल ने क्यों कही? राजीव जी, अरविंद केजरीवाल ने जो ये बात कही है वो इससे पहले, अरविंद केजरीवाल के आने से पहले जो है ये बात उत्तर प्रदेश में जोरदार तरीके से घूम चुकी है। और पहले जो 3 चरण का मतदान है राजीव जी, उसमें इसका असर देखने को मिला है और ये बात आगे बढ़ रही है। आज अरविंद केजरीवाल ने इसको कह के, अभी तक किसी इंडिया गठबंधन के नेता ने राजीव जी ये बात नहीं कही। अरविंद केजरीवाल ने आज पहली बार इस बात को कह करके भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी चीजें हैं उसको सतह पर एकदम से ला दिया है। अमित शाह ने ये जरूर कहा है कि मोदी जी करेंगे, मतलब करेंगे, लेकिन अमित शाह ने ये नहीं बताया कि 2 महीने बाद जो है वो योगी जी हटाए जाएंगे कि नहीं हटाए जाएंगे। मैंने नहीं सुना, बताया हो तो मैं कह नहीं सकता। मैंने नहीं सुना कि अमित शाह ने बताया हो कि 2 महीने बाद योगी जी नहीं हटाए जाएंगे या योगी जी हमारे जो है वो पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ऐसा अमित शाह ने नहीं कहा। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ संदेश है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और अरविंद केजरीवाल के सोर्सेज भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है राजीव जी। और इसलिए ये बात समझी जा सकती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया उससे पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कहा था कि अरविंद केजरीवाल को ये गिरफ्तार करेंगे, और ईडी काम नहीं कर पा रही है तो ये सीबीआई के जरिए गिरफ्तार करवाएंगे, और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल के जो सोर्सेस हैं बीजेपी के अंदर, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बताया था कि आपकी गिरफ्तारी होनी है, और अरविंद केजरीवाल ने इसकी तैयारी पहले से पूरी कर ली थी, वरना 50 दिन के अंदर इतनी लंबी बहस चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उनको इस तरीके से आदेश देकर के बाहर नहीं निकालता, क्योंकि वो उनकी तैयारी पहले से पूरी थी कि किस आधार पर ये कर सकते हैं और मुझे उसका क्या बचाव करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उनके सोर्सेज हैं उन्होंने ही उनको ये बताया होगा। योगी आदित्यनाथ के मसले की बात भी राजीव जी, अरविंद केजरीवाल को जो मालूम हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उनके सोर्सेज हैं उन्होंने ही उनको बताया होगा। और राजीव जी, ये अभी जो शक्तियों की, खासतौर से पहले चरण से पहले जो शक्तियों की सभा हुई वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायत हुई, उसमें जिस तरीके से बात की गई, फिर वहाँ नारा लगा कि योगी को बचाना है तो भाजपा को हराना है, मोदी को हटाना है, इस तरीके के जो नारे लगे, तो ये बात तो राजीव जी जमीन पे है बिल्कुल। और ये बात लगातार देखने में आ रही है कि योगी आदित्यनाथ का मंच शेयर जो है वो मोदी जी के साथ तो हो रहा है, चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अमित शाह के साथ जो है उनका मंच शेयर नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से बाहर निकल भी कम रहे हैं। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से हैं वो एक संदेश तो राजीव जी निश्चित तौर पे है। बाकी अब इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से राजीव जी कहा अरविंद केजरीवाल ने कि भाई मेरा क्या जो सब कुछ, मेरा तन मन धन जो है वो देश के नाम है, सब ठीक है, व्यक्ति है 50 दिन जेल में रह के आया तो अपनी वो चीज आगे वो करना चाहेगा, उसका शेयर लेना चाहेगा, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जो एक बात कही राजीव जी, वो कही है कि मैं पूरे देश में जाऊंगा और इस तानाशाही के खिलाफ जो है मैं आवाज उठाऊंगा और मैं पूरा दिन रात एक कर दूंगा, 24 घंटे में 36 घंटे काम करूंगा। तो ये कहना राजीव, अब जाहिर सी बात है कि अगर अरविंद केजरीवाल पूरे देश में जाएंगे तो पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब 3 राज्यों में ही अब चुनाव उसका बचा हुआ है जहां में, बाकी जगह इंडिया गठबंधन के दूसरे दल चुनाव में है।
इसका मतलब अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के लिए जाएंगे और जिस तरीके से अभी संयुक्त रैलियां शुरू हुई हैं, अरविंद केजरीवाल भी संयुक्त रैलियों का हिस्सा बनेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है। दूसरा जो आपने कहा राजीव जी की, जो जिस तरीके से प्रियंका गांधी हमलावर है, राहुल गांधी हमलावर है, और सब जो दम ठोक के कहना है कि 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो निश्चित तौर पर राजीव जी जो जमीन की सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी किसी भी हाल में प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। और जो मशीनों को लेकर के राजीव जी संदेह व्यक्त किया जा रहा है, वो जो लोग आरोप लगाते हैं या जिसको शंकाएं व्यक्त की जाती हैं, वो भी यही कि मशीनों में 5 से 7% तक की हेराफेरी की जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं की जा सकती। ये एक आम धारणा है, लेकिन जिस तरीके की चीजें राजीव जी जनता जब आ जाती है तो ये 5 से 7% का जो है, जैसे ये मतदान बढ़ाया के बताया जा रहा है, जो भी पता नहीं सच है क्या गलत है उसमें, क्या नहीं है, तो चुनाव आयोग जाने क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसको जनता पाट देगी। ये स्थिति पैदा ही नहीं होने पाएगी कि वो 5-7% की हेराफेरी जो है वो मोदी जी को कुछ मदद कर पाए। बाकी ये गर्ग साहब की बात बिल्कुल 100% सही है। और राजीव जी आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उस समय मैंने ये कमेंट किया था कि राहुल गांधी की ये यात्रा जो है ये ताकत दे रही है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत में भी ब्राजील जैसी या अमेरिका में ट्रंप ने जो परिस्थितियां पैदा की थी, ऐसी परिस्थितियां अगर पैदा हो तो भारत जो है, इंडिया जो है, वो ताकत के साथ खड़ा हो कि देश का लोकतंत्र बचेगा और इसको क्षरण नहीं किया सकता। ये बिल्कुल राजीव जी सर। जी बिल्कुल, अमेरिका, ब्राज़ील सबका जिक्र आप कर रहे हैं, और लेकिन रूस का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये चुनाव जो है आखिरी चुनाव है, इसे दम लगाकर लड़ो और जीतो, अपने लोगों को कहते हैं। और रूस और चीन का जिक्र बार बार आता है, इस चुनाव से पहले भी और अभी भी, चुनाव के दौरान भी। जो भी होगा 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले सबके दावे प्रतिदावे और इन दावों में कितना दम है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है कि अब उस दिशा में इंडिया गठबंधन देख रहा है जहां उसे जीत दिखाई दे रही है। 4 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये बात इंडिया गठबंधन के तमाम नेता क्यों कह रहे हैं, जरा समझें डॉक्टर दीपक पाचपोर जी से भी। दीपक जी, छत्तीसगढ़ का चुनाव खत्म हो चुका है, अब मध्य प्रदेश का चुनाव अब समापन की ओर है, महाराष्ट्र का चुनाव भी समापन की ओर है, लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जहां अभी चुनाव 7वें चरण तक जाना है। उसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल जहां 42 सीटें हैं, और दिल्ली जहां 40 सीटें हैं। कैसे देखा जाए, क्या सचमुच इंडिया गठबंधन के दावे में दम दिखाई देता है आपको, और क्यों दिखाई देता है? राजीव जी, बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब चुनाव खत्म होने जाएंगे तो अगले नेतृत्व के बारे में, खासकर कि देश का नेतृत्व कौन करेगा, इसके बारे में विचार विमर्श जो है वो सभी तरफ शुरू हो जाता है और होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ये जो स्टेप है, ये जो उन्होंने जो बात उठाई है कि 75 साल के होने जा रहे मोदी, अगले वो प्रधानमंत्री अगर जीत गई एनडीए और भारतीय जनता पार्टी तो नहीं रहेंगे। देखिए, जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं या नेता हैं, उनमें अरविंद केजरीवाल का एक अलग स्थान इस मामले में भी है कि वो लगभग उतने ही कुटिल हैं, उतनी ही वो श्रूड किस्म की चालें चल सकते हैं जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं। ये बात हमको माननी पड़ेगी। उनके बाकी कमियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में हम एक तरफ वो सारी चीजें परे कर दे तो भी, तो उन्होंने ये जो संदेश कहा भेजा है, और आज जो उन्होंने कहा अपनी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें, ये अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो वो नहीं रहेंगे और उनको 75 साल पूरे हो जाएंगे। राजीव जी, ये वैसा ही संदेश फेंकना है जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में ये कहना, अश्वत्थामा हतोहत नरो व कुंजरो। अब आप पता करते रहिए कि कौन वाकई में मरने जा रहा है, कौन मर गया है, और आप इसकी पड़ताल कीजिए, लेकिन भगदड़ तो आपने मचा देंगे, ये बात तो पक्की है। दूसरी बात, मुझे अरविंद केजरीवाल में एक चीज और लगती है कि उनके पास केवल 20-21 दिन का समय है। पहला दिन आज उन्होंने कैसे गुजारा आप ये देख सकते हैं। कल छूटे हैं, कल को मिला के 21 दिन था, उन्होंने 1-1 मिनट का जो है उपयोग करना शुरू कर दिया है। आज के भी उन्होंने के जो भाषण है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हनुमान मंदिर में जाके उन्होंने जो दर्शन किए, लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ये जानने और आयोजन करने में आम आदमी पार्टी के लोग हैं बहुत ही माहिर है। तो अब वो जो अगले 20-21 दिन सभी जगह जाएंगे। दूसरी बात, एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो इंडिया गठबंधन के पास आ रही है। युवा के रूप में देखिए, युवा कॉन्स्टिट्यूएंसी को राहुल गांधी पहले से एड्रेस कर रहे हैं कि आपको हम 30 लाख रोजगार देंगे, अग्निवीर खत्म करेंगे। अखिलेश तेजस्वी जैसे लोग हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इस हमारे मतदाताओं के बीच, और वो है व्हाइट कॉलर क्लास।
थोड़ा सा ऐसा हायर मिडिल क्लास जिसके पास सोचने समझने की बुद्धि भी है। हालांकि ये अलग बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नजदीक भी चला गया था जी। और उसको देश की दुर्दशा से बहुत लेना देना नहीं था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की स्वीकार्यता भी आप देखिए। ऐसा कोई भी, अगर आप अखिलेश के बारे में बात करें तो उनके 2-3 राज्यों में उनका प्रभाव हो सकता है, या कुछ यादवों के बीच, ओबीसी के बीच, लेकिन दक्षिण में जाएंगे तो अखिलेश जो है वो इरिलेवेंट हो जाते हैं। या स्टालिन अगर आप उनको कहें तो कहीं दूसरे इलाकों में इरिलेवेंट हो जाता है। उद्धव ठाकरे, उनका भी सीमित क्षेत्र है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी शिक्षा के कारण और एक अच्छी नौकरी छोड़कर आने के कारण और आम आदमी पार्टी का जब गठन उन्होंने किया था तो देखिए उनका पूरा देश में एक जाल फैला था। सभी तरह के लोग उस लोकपाल आंदोलन में शामिल हुए थे, तो उनकी स्वीकार्यता है पूरे देश में है कहीं न कहीं। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी जैसी है या कांग्रेस जैसी हो, नहीं, लेकिन यही कारण है कि आज वही एक ऐसा विपक्षी पार्टी है जिसकी 2-2 राज्यों में सरकारें हैं। लगभग सभी जगह पूरे देश में वो अपने लोगों को खड़ा करते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। अगले 20 दिन इसलिए भी उनको वो पूरी की पूरी मेहनत करेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उन्हें वापस जेल नहीं जाना है तो इसके लिए सबसे एक तरीका जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि सरकार को ही पलटाया जाए, नहीं तो 1 तारीख को जाके उन्हें जेल के दरवाजे पर फिर से खड़ा होना पड़ेगा। वैसे भी खड़े होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए लंबे समय तक ना रहे, इसके लिए जरूरी है उनके अपने लिए भी, तो पूरा का पूरा जोर निश्चित रूप से लगाएंगे। दूसरी बात एक और मैं केवल कहना चाहता हूं कि नवीन पटनायक के बारे में जो टिप्पणी की है वो निहायत ही प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत ही अभद्र टिप्पणी है। उसका कारण यह है कि देश के बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में से एक जो है वो नवीन पटनायक है। उन्होंने 3 बड़ी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। आप पूरे भारतीय राजनीति में देखिए कि एक शालीन व्यक्ति है, वो अपने काम से काम रखते हैं। उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं, कभी 3-13 में नहीं रहते, कोई विवादास्पद बयान नहीं देते। आपने उसको भी जाके छेड़ दिया। ये वैसे ही है जैसे कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार के बारे में बहुत ही अशालीन किस्म की टिप्पणी की थी कि ये तो एक भटकती आत्मा है वगैरह वगैरह। ये जो सीनियर लीडर्स हैं जो 5-7 रह गए हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, खड़गे साहब हो, इन लोगों के बारे में जब मोदी जी इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं तो उन्हें शायद ऐसी गलतफहमी है कि मैं कुछ गेन कर रहा हूं, मुझे कुछ हासिल हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि अपनी जमीन वो और तेजी से खो रहे हैं। ये दोनों ही जो महत्वपूर्ण बातें मैं आज के घटनाक्रम में देखता हूं और इसके बारे में यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जितनी टिप्पणियां लगातार कर रहे हैं उससे उनका अपना नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन असली बात यह है कि उनको अब समझाए कौन। अमित शाह तो कह रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री भी वही बनेंगे, लेकिन सही मायने में अमित शाह भी एस्पायरेंट होंगे और चौथे चरण के बाद ये बातें खोनी शुरू हो जाएंगी। जिसके केवल अंतिम बात ये कहूंगा कि अब जो लोग इसलिए अगले नेतृत्व के बारे में सोच रहे हैं, स्वपन दास गुप्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नजदीक है, राज्यसभा सांसद भी रहे, इस बात का उल्लेख श्रवण गर्ग जी ने भी एक जगह किया हुआ है। उनके पास एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार का फोन आया, उन्होंने इसको ट्वीट किया है और पूछा है कि मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी कैसी रहेगी, उसका नेतृत्व कौन करेगा। इसका मतलब ये है कि हु आफ्टर मोदी, ये सवाल केवल अपने यहाँ नहीं, देश के अंदर नहीं, उनकी पार्टी के अंदर नहीं और विदेश में भी होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा सवाल है और किसी भी नेता के बारे में सवाल तभी पूछा जाता है कि आपके बाद कौन होगा जब वो नेता एग्जिट करने वाला है, जाने वाला है। अगर ये बात बिल्कुल स्थायी रूप से सब लोग मान लेते कि मोदी ही जीत रहे हैं तो फिर तो कोई नहीं पूछता इस बात को, लेकिन पूछा जा रहा है, इसका मतलब है बहुत बड़ा संकेत है ये। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल पूछा जा रहा है कि हु आफ्टर नरेंद्र मोदी। अब ये सवाल न ही देश में बल्कि विदेश में भी पूछे जा रहे हैं और स्वपन दास गुप्ता लगातार पिछले 10 साल से आप जानते हैं कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के पक्ष में लिखते बोलते नज़र आते रहे थे। खैर, लेकिन सबके अपने विचार, उन विचारों को आप लोग पढ़ते, देखते, लिखते, सुनते सब आए हैं और अब ये चुनाव की घड़ी और इस चुनाव के समय कैसे परिस्थितियां बदलती हैं और क्यों बदलती हैं। क्या इंडिया गठबंधन और उसमें भी कांग्रेस जो लीड कर रही है इस गठबंधन को, जो साफ दिखाई भी दे रहा है, उसने इतनी मजबूती से मैदान को तैयार किया है, उसमें राहुल गांधी की क्या भूमिका है। लेकिन अगर दक्षिण से उत्तर तक और पूरब से पश्चिम तक के राज्यों को देखा जाए तो उनमें जो प्रमुख राज्य हैं उसका जिक्र करना और उनमें युवाओं का, महिलाओं का और की भागीदारी और कुछ ऐसे सामाजिक जो समीकरण बनते हैं, उन समीकरणों
को जरा इसमें समझने की अब कोशिश करते हैं। प्रेम कुमार जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। थोड़ा माइक्रो लेवल की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से समझना चाहता हूं कि हम लोग बातें कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं वो भी बात हम यहां रख रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार बन रही है। लेकिन अगर वोटर्स की जब बात देखी जाए, युवाओं का, जिसके दम पे नरेंद्र मोदी 14 में तो जबरदस्त उनको युवाओं का एक जबरदस्त साथ मिला, 19 में भी साथ मिला, आज युवाओं में राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के दूसरे दल के नेता, उसमें कुछ अपना पुट और अपना समर्थन हासिल करने में ये अभी तक तैयार नजर आते हैं, या उनको ये समर्थन मिलता हुआ नजर आता है क्या? महिला वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसमें आपको लगता है क्या कि महिलाओं में भी अब एक वर्ग, एक चंक आ चुका है इंडिया गठबंधन के पक्ष में? ऐसा है क्या? ये सब जरा बताइए, आपको क्या लगता है? जैसे अभी आप उस सम्मेलन में थे, संविधान बचाओ सम्मेलन में, और वहां पर आपने देखा कि बहुजन समाज के बहुत नेता वहां मौजूद थे, उनका क्या कहना है? तो एक अलग अलग चंक है, उन चंक्स के जरिए हम जरा समझें कि ये चुनाव सचमुच इंडिया गठबंधन के ग्रिप में आ चुका है। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, बहुजन समाज की जो अभिव्यक्ति सामने आ रही है, बहुजन समाज इस पूरे भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, और वो अभिव्यक्ति युवाओं से अलग नहीं है, महिलाओं से अलग नहीं है, पूरे समाज में एक बेचैनी का प्रकटीकरण है। वो बहुजन समाज में आई चेतना को वो व्यक्त करता है, परिवर्तन की चाहत को बुलंद करता है। और इसी से आप उस सवाल को भी लीजिए जो आप सोच रहे हैं कि युवा कैसा सोचते हैं या महिलाओं में क्या रुख है। जी, इस पूरे मोदी रिजीम में आप देखेंगे युवाओं को लेकर ही सपने बुने गए थे, और युवा ही आज सबसे ज्यादा हताश महसूस कर रहे हैं। और बीते कुछ सालों में, 10 साल में देखा जाए तो बीते 3-4 सालों में सबसे ज्यादा सड़क पर उतरे हुए लोग युवा ही रहे। कभी अग्निवीर के विरोध में प्रदर्शन करते दिखे, कभी पेपर लीक के कारण प्रदर्शन करते दिखे, कभी उत्तर प्रदेश में तो बहुत तरह की परीक्षाएं हुई और वो उन परीक्षाओं में लीक भी हुए, उसके लिए भी विरोध हुआ। कई रिजल्ट्स रोके गए, उसके लिए विरोध हुआ। नियुक्तियां नहीं लागू की गई, उसके लिए विरोध हुआ। नियुक्तियों में आरक्षण का सवाल अधूरा रहा, उसके लिए विरोध हुआ। उत्तर प्रदेश में तो खास करके बहुत ज्यादा युवाओं में विरोध दिखा, और देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये युवाओं में आक्रोश नजर आया है। उसके बाद ये नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है उनका बहुत बड़ा वोट बैंक, और वो नए वोट बैंक जो जुड़ते हैं वो भी युवा होते हैं। तो ये उनके लिए नेगेटिव पार्ट है, यही चिंता का विषय है। पहले वो सोचते थे कि ये वोट तो आराम से उनको मिल जाते हैं, पिछली बार शहीदों की तस्वीरें दिखा करके उन्होंने इस वोट को अपने साथ जोड़ लिया था। और इस बार महिलाओं में देखें तो महिलाएं जरूर बटी हुई हैं। गांव की महिलाएं एक अलग किस्म से चीजों को देखती हैं, वो अपने किचन के हिसाब से देखती हैं, और शहर में महिलाएं जो संपन्न है उसमें कुछ हो सकता है कि उन पर फर्क नहीं पड़ता हो कि किचन कितना महंगा हुआ, लेकिन वो बहुत छोटा सा वर्ग होता है। लेकिन ज्यादा आम तौर पर देखें तो महिलाएं इस बात से बहुत परेशान है कि उनका किचन गड़बड़ा गया है, उनकी रसोई गड़बड़ा गई है। नोटबंदी के समय भी उनके हाथ से पैसे निकल गए थे, और जीएसटी वगैरह के कारण भी अप्रत्यक्ष रूप से मार झेलनी पड़ती है महिलाओं को, और गैस सिलेंडर और दूसरी तमाम चीजें तो सामने थी। तो महिलाओं की एक स्पष्ट नाराजगी है। तो इस हिसाब से ही जो इस भीड़ की चर्चा कर रहे थे श्रवण गर्ग जी के पूरे देश में एक समान रूप से विपक्ष की सभा में भीड़ उमड़ रही है, और वो हमें उन दिनों की याद दिला रही जो तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ करती थी भीड़, वो उस दृश्य को याद दिला रही है। तो क्या वो तेलंगाना वाली भीड़ पूरे देश में इस किस्म से फैल गई है जो इसको कि लोग माप नहीं पा रहे हैं, आंक नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा तेलंगाना में भी देश की कोई भी मीडिया, कोई भी सर्वे
ये नहीं कह रहे थे। आखिरी वक्त आने के समय की बात छोड़ दें, लास्ट समय में कुछ मीडिया का सुर बदला था, लेकिन शुरुआती दौर में कोई नहीं मानने को तैयार था कि कांग्रेस पार्टी मुकाबले में भी है। वो तो 3 कोना का संघर्ष दिखाते थे, अब 3 कोना था भी नहीं, दिखा भी नहीं, और उसको ओवैसी फैक्टर निकालते थे, क्या क्या नहीं निकालते थे, लेकिन उल्टा नतीजा आया। वहां तेलंगाना में सबको चौंकाने वाला नतीजा आया। वही तेलंगाना का नतीजा जो चौंकाता है, वो चौंकाने वाला फैक्टर 2024 में भी दिखेगा, क्योंकि मुझे लक्षण साफ साफ एकदम सिमिलर पैटर्न में दिख रहे हैं। इसके अलावा एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, श्रवण गर्ग जी की टिप्पणी पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट राय रखता हूं। वो ये कि जैसे अरविंद केजरीवाल वो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनकी एक अलग अलग किस्म से रणनीतियां होती है गठबंधन के भीतर भी, और गठबंधन का एक छोटा गोल भी होता है, एक बड़ा गोल भी होता है। आप देखेंगे कुछ समय पहले एक थी कांग्रेस भी बोला जा रहा था पंजाब में, बंगाल में 42 सीट से ज्यादा कांग्रेस नहीं जीतेगी, ये बात भी ममता बनर्जी बोल रही थी। इस तरह के वॉइसेस जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में जाएगी, लड़ेगी कांग्रेस से, तो इस वजह से भी एहतियातन वो राहुल गांधी का नाम नहीं ले सकते भाई। इस चीज को अगर समझा जाए तो जरूर हमें ये देखना चाहिए कि गठबंधन के घटक दल जो हैं, वो घटक दल वास्तव में इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो कोई पार्टी नहीं है, इवन ममता बनर्जी को भी बोलना पड़ता है कि इंडिया गठबंधन के साथ हम हैं। इंडिया गठबंधन के साथ होने का मतलब आप कांग्रेस के लीडरशिप को मान रहे हैं, क्योंकि पूरे इंडिया गठबंधन को आज लीडरशिप कांग्रेस देने का काम कर रहा है। बहुत सारी बातें बोली नहीं जाती हैं, क्योंकि चुनाव में सबके हित होते हैं, तो उस हिसाब से ये चीजें होती हैं। तो मेरा उसमें यही पॉइंट है। इसको इस रूप मान लीजिए कोई बात 5 साल बाद सही होगी कि अरविंद केजरीवाल जी गठबंधन से हट जाएंगे, 3 साल बाद सही होगी, तो उसका बहुत मतलब नहीं है। आज आने वाले कुछ समय में इस गठबंधन से बदलावकारी जो राजनीति है उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें योगदान है कि नहीं अरविंद केजरीवाल का, उसमें योगदान है कि नहीं तेजस्वी यादव का, ममता बनर्जी का या दूसरे घटक दल का, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद पूरे इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है, और इंडिया गठबंधन को पूरे देश में इसका फायदा मिलेगा। जी जी ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं और सब एक ही जगह जाकर मिल रहे हैं, और वो है एक मुहाना जो इंडिया गठबंधन कहलाता है, और वहीं पे यहाँ लेकिन इंडिया गठबंधन जो कह रहा है उन बातों में कितना दम है, ज़रा उस चीज़ को आप सुधीजनों के ज़रिए समझना चाहता हूँ। और जिसमें अभी आपके पास प्रेम कुमार जी में आया था, जो पूछ रहा था मैं कि महिलाओं का, बहुजन समाज का, फिर अल्पसंख्यकों का, युवाओं का, और उसमें भी युवा और महिला जो हमेशा पिछले 2 चुनावों से और कई विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ रहे, क्या आप लोग भी धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट्स आप लोग भी देख रहे हैं, उस आधार पे क्या आपको भी लगता है कि इसमें इस बार टूट है, ये जो है इस बार बट चुका है, ये वर्ग बट चुका है? अगर बटा है तो बहुत कह सकते हैं दावे के साथ कि हां इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और अगर नहीं टूटा है तो फिर क्या कुछ चल रहा है, क्या यहां हवाई बातें हो रही हैं, यही यहां समझने की, क्योंकि हमारे साथ तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देखते हैं उनको भी उस लेवल तक हम ले जाने की कोशिश करें जहां उनको भी लगे कि हां इस चर्चा में इस बात और इस पॉइंट को लेकर आया गया है जो बेहद आवश्यक है। यही जो अभी आप रख भी रहे थे, आपने अपनी बातें रखी हैं। जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी और फिर प्रशांत टंडन जी, और फिर क्लोजिंग के लिए श्रवण गर्ग साहब के पास आऊंगा जल्दी। 3 वर्ग है जिसमें युवा, प्रोफेसर रविकांत जी, और युवाओं के बीच तो आप खूब रहते हैं प्रोफेसर होने के नाते भी। महिला वर्ग लगातार कहा जाता है वन साइडेड महिलाओं ने, और यहां तक कि बीजेपी का दावा है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी वोट किया है पिछले दिनों और कई राज्यों में, तो उसका भी जरा बताइए। और साथ अल्पसंख्यक जो उसमें भी जैसे मुस्लिम महिला कह रहा हूं तो बंटवारा, क्या वहां भी इंटैक्ट है? ये 3 वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स विभाजन पर आधारित रही है। उन्होंने हर जाति समाज में
और यहां तक कि युवाओं में, महिलाओं में एक अलग किस्म की कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्मित की थी, लेकिन हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करके। जैसे 2019 में एक अलग जो नौजवान था, जो पहली बार वोट करने जा रहा था, उसको उन्होंने अपने साथ कनेक्ट किया पुलवामा में, शहीदों के नाम पर वोट मांगे और कहा कि जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं शहीदों के लिए वोट करें। तो वो एक बड़ा फायदा हुआ था 19 के चुनाव में। महिलाओं के बारे में नरेंद्र मोदी ने जो किया है, नो डाउट कि एक उनकी छवि बनी थी महिलाओं के बीच में, चूंकि उस तरह से कभी नीतीश कुमार के अलावा खास करके उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में उस तरह की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्मित नहीं की गई थी जो काम नरेंद्र मोदी ने किया। कभी उन्होंने उज्ज्वला को लेकर के या महिलाओं की पेंशन को लेकर के, गांव में जो समितियां होती हैं उसमें उनको जोड़ करके। लेकिन जब 10 साल हो रहे हैं तो वो महिलाएं जिन्हें सम्मान देने और जिन्हें सशक्त करने की बात नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वो जुमला साबित हुई। उतनी प्रताड़ना मुझे लगता है कि इसके पहले कभी नहीं हुई थी। वो जो सरकार ये दावा कर रही हो कि नहीं साहब हम तो महिलाओं को बड़ा सम्मान देते हैं, वो नारे आपको याद होंगे 2014 के, बहुत हुआ नारी का अपमान अब की बार मोदी सरकार। मणिपुर में क्या हुआ, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, कोरोना काल में महिलाएं किस तरह से पैदल चल रही थी, उनके बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे, उनके पांव लहूलुहान हो रहे थे, उसका क्या हुआ। और इस देश में दलित महिलाओं के साथ रोज आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। हाथरस में क्या हुआ था, सरकार पूरा खड़ी थी उत्पीड़नकारियों के पक्ष में। पहलवान महिलाओं के साथ रोती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी के कान में जू नहीं रहेगा। और अभी तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर तो चार्जशीट भी दाखिल हो गई है और ये पुलिस ने कहा, दावा किया है कि भाई उनके पास पर्याप्त सबूत है। तो अब जो महिलाओं को समझ में आ रहा है कि एक तो सम्मान की बात बिल्कुल छद्म है, धोखा है। दूसरा, जो आपने पैसा ट्रांसफर करके एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई थी, उसमें भी बेहद निराशा आई है। उज्ज्वला में दोबारा गैस भराने को नहीं मिली और हालात ये हुए कि परिवारों में झगड़े हुए। जो महिलाएं पहले, जो गरीब महिलाएं हैं, जैसे बुंदेलखंड का एरिया है और दूसरी जगह है कि जहां पहले वो लकड़ी से, उपले से खाना बना लेती थी, अब उनका जो परिवार का मर्द है उस बेचारे के पास कोई काम नहीं, तो वो कहां से गैस भरा पाए। कई परिवारों में मैंने देखा है पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, परिवार बुरी तरीके से टूट रहे हैं क्योंकि स्त्री को ये लगता है कि गैस से खाना बनाना ये उसका अधिकार है, लेकिन उसके पति के पास जब है ही नहीं, रोजगार नहीं है, तो वो बेचारा क्या करे। एक अलग किस्म का तनाव पैदा किया नरेंद्र मोदी ने परिवारों में। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो इस तरह की जुमलेबाजी नहीं करता, वो जमीन पर उतर करके एक महिला को चप्पल पहनाता है। जब वो कहती है कि हमको चप्पल पहन करके नहीं निकलने दिया जाता समाज में, तो वो इसकी गारंटी करता है ये सम्मान मिलेगा। दूसरा, आपने बात की कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में कहीं कोई विभाजन नहीं। सबसे बड़ा जो इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है वो दलित जो वोट बैंक में सेंधमारी की थी बीजेपी ने, और अति पिछड़ा में, इवन जो अपर ओबीसी था उसमें भी जो सेंधमारी की थी वो इस बार सीधे तौर पर पलटते हुए दिखाई पड़ रही है। और एक बात केजरीवाल के संदर्भ में भी मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां मैं बैठा हूं, मैं उसके बारे में थोड़ा पुख्ता तौर पर कह सकता हूं कि यहां पे बनिया बहुत नाराज है और उनका यह कहना है कि हमारा एकमात्र तो मुख्यमंत्री था, उसको भी आपने जेल भेज दिया। अभी वो छूट करके आए, जमानत पर है, लेकिन 1 ही तारीख तक है। रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस बनिया को पूरे देश में माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का आधार वोटर रहा है, रायबरेली का वो व्यवसायी ये कह रहा है कि वोट हम राहुल गांधी को देंगे। कारण पूछिए तो बताते हैं कि केजरीवाल को जेल भेजा। तो खुद बीजेपी के वोट में इस बार सेंधमारी हुई है, और वो कैसे हुई है? नाराजगी की वजह से। वहां कोई कांग्रेस ने जाकर के बहुत काम नहीं किया है कि वो कांग्रेस से खुश होंगे, लेकिन बीजेपी ने जो उनके साथ किया, क्या जो अपर कास्ट जो वोटर बीजेपी का है, क्या वो बेरोजगारी से पीड़ित नहीं है?
क्या उनके बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए? और आप केवल हिंदुत्व के नाम पर अगर अपर कास्ट से सोचेंगे कि वोट मिलेगा और इधर योगी आदित्यनाथ को आप हटाने की कोशिश करेंगे, तो ठाकुर पूरा नाराज बैठा है। नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़े योगी आदित्यनाथ के सामने और ये कहना पड़ा कि योगी जी मेरे मुख्यमंत्री हैं, तब जाकर के थोड़ी नाराजगी कम हुई है। तो एक तरफ तो आपका ये वोटर लौटा है जो दलित था, पिछड़ा था, महिलाएं लौटी हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर भी टूटन हुई है और उसका सीधा जो फायदा है वो इंडिया अलायंस को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस का जो अपना मैनिफेस्टो है उसमें वो तमाम मुद्दे हैं जो सीधे उन लोगों से जुड़ते हैं, उनकी उम्मीदों से जुड़ते हैं। और ये कोई विभाजन की पॉलिटिक्स नहीं है, न धर्म के आधार पर, न राजनीति के जाति के आधार पर, विशुद्ध रूप से लोगों के सशक्तिकरण, उनके डेवलपमेंट और उनके अधिकारों को लेकर के ये इंडिया अलायंस ने अपनी तरफ लोगों को खींचा है और इसका फायदा उसे मिल रहा है। जी जी जी, क्या कुछ कहेंगे आप प्रशांत टंडन जी? राजीव जी, जो श्रवणगढ़ जी ने जो बात उठाई है बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर सीटें कम रहती हैं तो क्या नरेंद्र मोदी आसानी से सत्ता छोड़ेंगे। इस सवाल को आपको याद होगा कि हम लोगों ने 4 अप्रैल को अपने पॉडकास्ट में भी उठाया था कि जब हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि 4 जून को दिल्ली में क्या हो रहा होगा, तो अलग अलग सिनेरियो बात हुई थी। मेरा उसमें ये कहना है कि अगर वो सीटें कम होती हैं और ये कोशिश होती जैसे कि ट्रंप ने कोशिश अमेरिका में की थी, तो यहाँ की स्थिति थोड़ा दूसरी होगी। हालांकि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजों को, बड़े वकीलों को, ब्यूरोक्रेट्स को, पत्रकारों को, राजनेताओं को इस बारे में विमर्श करना शुरू कर देना चाहिए, और मेरा अंदाज है कि इस पे विमर्श हो रहा है बंद कमरों में। एक बात। दूसरी बात कि सीटें जैसे ही कम होंगी, मोदी के पूरे शासनकाल में बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी नेपथ्य में चली गई। जैसे ही सीटें कम होंगी बीजेपी वापस सीन पे आएगी, और जब बीजेपी सीन में आएगी राजीव जी, और ऐसे कोई प्रयास हुआ और वो प्रयास विफल हो गया, तो आप सोचिए कि ये जो कलंक है ये इमरजेंसी से बड़ा कलंक होगा और बीजेपी की भविष्य की राजनीति के ऊपर बड़ा भारी ग्रहण लग जाएगा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है और फ्यूचर जनरेशन इनको माफ नहीं करेगी। इसके लिए बीजेपी के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी और जो शासन प्रशासन के स्टेक होल्डर्स हैं इस बात को बहुत गंभीरता से मनन कर रहे होंगे। दूसरी बात की जो बात मैं पहले राउंड में कह रहा था कि देखिए मोदी जी का ब्रांड कमज़ोर हो गया, काफ़ी कमज़ोर हो गया। उनकी हर बात को अब लोग मजाक में लेते हैं। और दूसरा कि जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं संविधान का, आरक्षण का, और ये सवाल राजीव जी बहुत गहरे तक चले गए हैं। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, किसी भी राज्य में आप जाएं, फीडबैक लें, ये बड़े गहरे तक चले गए और इसको बीजेपी अब इसको हटा नहीं पा रही है, बल्कि और नए नए उसमें सवाल, नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं और वो बीजेपी की तरफ से जुड़ते जा रहे हैं कि इनको 400 सीटें क्यों चाहिए। तो भले ही उन्होंने 400 सीटें कहना बंद कर दिया, लेकिन ये सवाल चिपक गया है और ये बीजेपी के लिए बड़ा संकट है। जो राहुल गांधी अगर संविधान की किताब लेके हर जगह जा रहे हैं तो उनको भी ये फीडबैक है कि ये इसका असर कितनी गहराई तक है। राजीव जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ कहेंगे आप? जरा ये जो अलग अलग वर्ग है, इन वर्गों को भी आप देखते हैं क्या कि इसमें भी एक भेद है, इसमें भी विभेद है? और जहां पर ये बटे हुए नजर आते हैं युवा आज की तारीख में, क्या वहां अग्निवीर का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, महिलाओं की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो, क्योंकि अलग अलग यही मतदाता हैं और इनमें एक बड़ी पकड़ होती थी नरेंद्र मोदी की, क्या उनकी पकड़ यहां कमजोर हुई है? और क्या इंडिया गठबंधन जो है वो पहले से इन तमाम चीजों की तैयारियों के साथ यहां जुटा हुआ है? क्योंकि अब अगर हम 4 जून की तरफ जाते हैं तो 4 जून में, और अभी जैसे हम चर्चा कर भी रहे हैं और लगता है ऐसा, लोग इंडिया गठबंधन के लोग या धरातल पे हम भी देखते हैं कि इंडिया गठबंधन जीत की तरफ दिखाई देता है, कहीं ना कहीं ग्रिप में दिखाई देता है। तो क्या कारण उसके हैं कि जिसमें ये ग्रिप में दिखाई देता है कि यहां जीत सकता है इंडिया गठबंधन? सबसे पहले जो अपने मन की बात है वो कहना चाहता हूं आपसे, फिर उसके बाद आपके सवाल पर आऊंगा। ठीक 20 दिन बचे हैं, मतलब जो कल से लगा के 1 जून तक। ये 20 दिन बहुत क्रूशियल हैं देश के लिए। मैं इनको मोस्ट क्रूशियल मानता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो इलेक्शन का नैरेटिव है उसको या तो जानबूझ करके डिरेल कर दिया है या उनसे हो गया है। मतलब मैं दोनों चीज़ें कह सकता हूँ कि या तो जानबूझ करके वो करते जा रहे हैं डिरेल, और या फिर हो गया है उनसे, और वो जो हो गया है वो लगातार हो रहा है। तो ये डिरेलमेंट किस जगह ले जाएगा इलेक्शन को, और इन 20 दिनों में क्या हम कुछ किस तरह के खतरों की या किस तरह की संभावनाओं को के प्रति भय व्यक्त कर सकते हैं, जो मेरा एक पहला सबमिशन ये है। जी, रूल आउट नहीं करना चाहिए हमको कि जब सत्ता अपना वर्चस्व खोने लगती है तो बहुत सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द जो माहौल है वो पैदा करता है। व्यक्ति अगर खुद न भी चाहे तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो उसके इर्द गिर्द जो उसको बनाए रखना चाहते हैं वो इस तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि जो इंडिकेशंस हैं उसमें, जैसे गुजरात से जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसको आप पूरे देश पर लागू कर सकते हैं। गुजरात में कम से कम 7, 8, 10 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को बहुत नुकसान हो रहा है, और बड़ा जो इस चीज़ को जानने वाले लोग हैं वो बहुत अथॉरिटेटिवली बोल रहे हैं 6-7 सीटों का। क्योंकि गुजरात के साथ मैं भी लगातार डिबेट में हूँ वहाँ के चैनलों के साथ, और मैं चूँकि रहा हूँ गुजरात में, गुजरात को जानता भी हूँ, इसलिए गुजरात यानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन, जहाँ 2014 में, 2019 में 26 की 26 सीटें लोकसभा की मिली हैं। हाल में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, पीछे जो हुआ है चुनाव जी, उसमें 157 सीटें मिली हैं विधानसभा में। मतलब 57 सीटों का जंप मिला है बीजेपी को, अनप्रेसिडेंटेड है। और वो मोरवी वगैरह में भी मिला है जहां मोरवी का ब्रिज टूटा था, और उन तमाम इलाकों में मिला है जिनके बारे में आप ये मानते थे कि यहाँ तो बीजेपी लूज करेगी। ये ताज़ा इंडिकेशन ये बताता है कि अगर मोदी जी गुजरात में लूज कर रहे हैं तो पूरे देश में लूज कर रहे हैं। गुजरात तो एक नब्ज है जिस पे आप मान सकते हैं कि वहाँ लूज करना बड़ी घटना है। एक भी सीट, मैं ये कह रहा हूँ
5-6 सीट 7 सीट तो बहुत सीट को मैं बड़ी घटना मानता हूँ। मोदी जी की पिछले दिनों नागपुर गए थे और जो चर्चाएं हैं कि उनको वहां रात को रुकना पड़ा था नागपुर में, और गडकरी जी उनसे कटसी कॉल पर भी नहीं पहुंचे। मतलब जो बातचीत है वो बता रहा हूँ, कंफर्म तो खैर कुछ नहीं होता राजनीति में, मतलब तो हम लोगों को के पास कोई सोर्स नहीं है इन चीजों को कंफर्म करने का। ये बड़ी घटना है कि मोदी जी को वहां रात को रुकना पड़ा नागपुर में और गडकरी जी वहां पहुंचे नहीं, कटसी पर विजिट पर भी नहीं पहुंचे। बीजेपी में जो बेचैनी है और संघ में जो बेचैनी है, विपक्ष की इंडिया अलायंस की जो ताकत है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि वो सब जगह से जीत रही है, बीजेपी के अंदर से जब तक बेचैनी व्यक्त नहीं होगी, बाहर नहीं निकलेगी राजीव जी, तब तक बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। और हमको ये मान के चलना चाहिए कि इस समय जो संकट है वो बीजेपी के सामने बड़ा है पार्टी को बचाने का। बीजेपी के सामने संकट इस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने का नहीं है, बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन को बचाने का है। और वो इस समय खतरे में है। मतलब खतरे में इस मायने में नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, पर एक डेंट जिसको कहते हैं ना, वो थोड़ा सा लग रहा है कि वो फील कर रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया से जो चल रहा है उससे बीजेपी कमजोर हो रही है। जी। आप देखें कि जितने ये उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अगर आप पाएंगे कि इनमें 100 से ज़्यादा, जो मेरी गिनती है करीबन 118-20 के करीब कांग्रेस से आए हुए लोग हैं जो कांग्रेस बीजेपी ने खड़े किए हैं। बिल्कुल। आप चूंकि टाइम नहीं है, मैं इसलिए बहुत सारी चीज़ों को एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक जो चीज़ आपको ले जा रहा हूँ जिस तरफ, वो ये कि कई घटनाएं एक साथ हो रही हैं इस समय जो चुनाव के जो फेजेस हैं उनसे अलग है। मतलब वो दिख नहीं रही है। फेजेस में तो आपको मतदान दिख रहा है, केवल अनऑफिशियल एग्जिट पोल्स दिख रहे हैं, ओपिनियन पोल दिख रहे हैं, पर जो जमीन के अंदर का जो घटनाक्रम चल रहा है वो ऊपर जो चल रहा है उससे अलग है। और हमको चिंतित उस घटनाक्रम से होना चाहिए जो दिख नहीं रहा है, जो अभी अदृश्य है, इनविजिबल है, जिसमें पूरे इलेक्शन के लॉजिस्टिक्स चेंज किए जा रहे हैं, उसके नैरेटिव को डिरेल किया जा रहा है, पूरी चीजों को एक अनसर्टेनिटी की तरफ धकेला जा रहा है, डेलिबरेटली या अदरवाइज। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से एक इनिशिएटिव की प्रतीक्षा है और संघ की तरफ से प्रतीक्षा है, वो जरूरी है। विपक्ष की तमाम कोशिशें अपनी जगह, एक पीसफुल कंडक्ट ऑफ पोल और पोस्ट पोल जो इन्होंने जिक्र किया अपने दीपक पाजपोर जी ने जी। सपन दास गुप्ता वाला, कि ऑस्ट्रेलियन पब्लिकेशन ने सपन दास गुप्ता से, जो सपन दास गुप्ता ने ट्विटर पे लिखा है उनके, कि उसने पूछा कि भाई हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपका, कि पोस्ट मोदी बीजेपी का क्या प्लान है सक्सेशन का। हालांकि सपन जी ने बात नहीं की उससे, अखबार से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो थिंकिंग भी है अगर दुनिया के प्रजातांत्रिक देशों में, वो काफ़ी अलार्मिंग है। हम लोग क्या डर के मारे उसके बारे में बात नहीं करते हैं, कि जैसे हम अपनी डिबेट में ये बात करने से कतराएंगे कि क्या बीजेपी के पास पोस्ट पोल मोदी जी के सक्सेशन का कोई प्लान है कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे। विदेशों में बात शुरू हो गई है। तो मैं जितनी बातें कह रहा हूँ उसके मूल में वही है
कि जो सारी परिस्थितियां नजर आ रही हैं वो ये कि कोई इस तरह की योजना बीजेपी में है कि नहीं है। मतलब मोदी जी के सक्सेशन का कोई पोस्ट पोल प्लान बीजेपी में है कि नहीं, और अगर है तो वो क्या हमको पता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और हम लोग पता करना चाहते हैं कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि हम पता भी करना चाहते हैं कि नहीं, कि हम जिन चीज़ों को डिबेट कर रहे हैं वो चीज़ें अलग हैं और जो चीज़ें हो रही हैं वो अलग हैं। मतलब मैं ये जो बातचीत है उसको यहाँ ले जाके, आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, पर मैं मतलब एक अलग पॉइंट पर, बिंदु पर ले जाकर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के पास कोई ऐसा प्लान है क्या आफ्टर मोदी, और अगर वैसी स्थिति आती है, सपोज जैसे कह रहे हैं लोग कि 230 सीटें आई, 240 सीटें आई, बीजेपी मैनेज करने में तो वहाँ मैनेज कर भी ले कि चलिए सरकार, जो हम लोग प्रशांत टंडन जी जो हम लोगों ने पॉडकास्ट में जो अपनी बातें की थी, उसी बात को यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं श्रवण गर्ग साहब कि आखिर पोस्ट पोल क्या तैयारी है बीजेपी की। नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी, लेकिन कौन? क्या अमित शाह चाहिए? क्या राजनाथ सिंह हैं? क्या नितिन गडकरी हैं? कौन है? ये एक बड़ा सवाल तो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गर्ग साहब, और ये एक ऐसी बात है जिसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत भी है दूसरी तरफ से। अगर यहाँ पर, और अगर सरकार नहीं आती तब भी, अगर बीजेपी सरकार में नहीं आती है तब भी बीजेपी आगे क्या? आपने ही पिछले सप्ताह आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक नई कांग्रेस पार्टी बन चुकी, यानी कांग्रेस पार्टी का जन्म हो चुका है, लेकिन बीजेपी का जन्म होना अभी बाकी है। नई बीजेपी का जन्म होना अभी बाकी है। अगर तो फिर कौन है उसका लीडर, कौन है, नेतृत्व किसके हाथ में है? एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं। हमारे तमाम दर्शक साथी आप भी ज़रा सोचिए, और इसलिए क्योंकि देखिए पैरेलल चलता है, एक मजबूत विपक्ष हो, मजबूत सत्ता पक्ष हो, ये दोनों होना चाहिए। 4 जून को हम देखेंगे इंडिया गठबंधन का दावा। हमारे भी जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स, उसमें इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, और सब कुछ अगर ठीक रहा तो लगता है कि इंडिया गठबंधन इस चढ़ाई को, पहाड़ पे जो चढ़ना है वो चढ़ जाए। लेकिन उसके बाद क्या होगा देश में? नरेंद्र मोदी का एरा खत्म होगा तो नरेंद्र मोदी क्या आसानी से अपने पूरा का पूरा जो अभी तक का राजपाट था उसको छोड़ देंगे, या वहां कुछ गड़बड़ी होगी, या अगर वहां चलिए संसदीय जो पद है वहां से हट भी गए तो फिर बीजेपी के अंदर क्या होगा? कौन कौन लोग हैं जो उनके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? जो आज मोदी मोदी करते हैं वो कहां रहेंगे? और वो लोग, जैसे अभी गर्ग साहब कह रहे थे कि लगभग 118 लोग बीजेपी, कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए हैं या दूसरे दलों से आए हुए हैं, वो भी क्या तब स्वीकार करेंगे? आज की तारीख में जो लोग, कुछ प्रवक्ता चले गए, 3 प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के चले गए हैं उधर, नाम आप सब जानते हैं, राधिका खेड़ा है, वहां पे रोहन गुप्ता हैं, और वहां गौरव वल्लभ हैं, ये सब हैं, ये सब चले गए। क्या ये लोग आगे भी रहेंगे वहीं, या फिर बगले झांकेंगे, फिर से वापसी की कोशिश करेंगे? तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है, बहुत होना है। यानी हमारे डिबेट्स को में अभी तड़का लगना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें आना है, उसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करता हूं गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक मोड़ पे आप लेके आए हैं इस डिबेट को, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, प्रेम कुमार जी, प्रोफेसर रविकांत जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि लगातार एक गंभीर और इतने लंबी चर्चा हो जाती है हमारी, आप बने रहते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और होता यह है, कई लोग बोलते हैं कि आपकी चर्चा लंबी रहती है, लेकिन 6 लोगों के विचार और वहाँ बिना टोका टाकी के उन विचारों को मैं यहाँ इसलिए रखना चाहता हूँ कि कुछ न कुछ हम एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस जब